पंकज एक गरीब लड़का था। वो अपने 8 वर्षीय बेटे राजू के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। राजू को पंकज ने एक सरकारी स्कूल में डाल रखा था। वो स्कूल बहुत ही दूर था। पंकज उसको अपने साथ ही स्कूल लेकर जाता था और साथ ही स्कूल से लेकर आता था। पंकज छोटे मोटे काम करके ही अपना गुजारा कर रहा था। पापा जल्दी चलो, अगर देर हो गई तो मुझे पीछे बैठना पड़ेगा और पीछे पंखे की हवा नहीं आती है। अब गर्मी बढ़ती ही जा रही है। हाँ बेटा रुक, अभी बस तेरा लंच पैक कर देता हूँ। लंच में भी आप मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं देने वाले, वही सूखी रोटी और मुक्का प्याज। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे लजीज खाना नहीं खिला सकता। रोटी और प्याज खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। अब सब्जी हमारे नसीब में कहाँ है भला। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे आप रोटी और प्याज ही दे दीजिए। राजू और पंकज स्कूल के लिए चल पड़ते हैं। स्कूल पहुंचकर राजू के अध्यापक पंकज को रोकते हुए कहते हैं, देखो पंकज, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, पर तुमने 3 महीने से उसकी फीस नहीं भरी है, जिसकी वजह से हमें उसको स्कूल से निकालना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं जानता हूँ मास्टर जी, अभी मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, जिस वजह से मैं राजू की फीस देने में असमर्थ हूँ। 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, मैं पूरे पैसे आपको दे दूंगा, पर उसे स्कूल से मत निकालिए। राजू को पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, राजू होनहार विद्यार्थी है, इस वजह से हम तुम्हें 1 महीने की मोहलत और देते हैं। अगर तुमने समय पर फीस नहीं जमा की तो हमें मजबूरन राजू को स्कूल से निकालना पड़ेगा, और ये राजू के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगले दिन फिर से राजू और पंकज स्कूल के लिए रवाना होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक आइसक्रीम वाला दिखता है। देखो पापा, कितनी अच्छी आइसक्रीम लग रही है। मुझे तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम चाहिए, प्लीज दिला दो ना। नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला सकूं। मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपए है। पापा, मुझे आप 1 ही रुपए दे दीजिए, मैं उसी से आइसक्रीम खरीद लूंगा। गर्मी कितनी तेज हो रही है। जैसा तेरा मन करे वैसा कर। ये ले 1 रुपए। राजू 1 रुपए लेकर आइसक्रीम वाले के पास जाता है, जहाँ पर उसका 1 रुपए देखकर आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। अरे भाई, आजकल 1 रुपए में भला कौन सी आइसक्रीम आती है? 10 रुपए से कम कोई आइसक्रीम नहीं है। जाओ यहाँ से जाओ, यहाँ कोई लूट नहीं मची हुई है आइसक्रीम की। भैया बहुत गर्मी हो रही है, एक आइसक्रीम दे दो ना। आइसक्रीम वाला राजू को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। राजू रोता हुआ पंकज के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। पंकज उसे समझा बुझाकर स्कूल ले जाने के लिए तैयार करता है। रास्ते में तेज धूप होने की वजह से वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। हमारे पास तो यही पड़े हैं जो हमें छाया देते हैं, और हम इनकी छाया से अपने आप को ठंडा महसूस करते हैं। हमें भला कोई आइसक्रीम थोड़ी ना देगा, ये तो अमीरों की शौक है। दोनों वहाँ पर थोड़ा आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं और पंकज की ओर देखते हुए कहते हैं, बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? पिताजी, मैं तो रोज रोटी और मुक्का प्याज खाता रहता हूँ। आज मुझे लगता है साधु महाराज को उन रोटियों की ज्यादा जरूरत है। अभी बस्ते से निकाल कर देता हूँ। पर वो रोटियाँ तो तुम्हारी हैं, अगर तुम साधु महाराज को दे दोगे तो भूखे रह जाओगे। पिताजी, आज उसकी जरूरत इन साधु महाराज को ज्यादा है। हमारे मास्टर जी ने सिखाया है कि हमें किसी को भूखे नहीं रखना चाहिए। और अभी तो सुबह हुई है और साधु महाराज को बहुत तेज भूख लग रही होगी, तो उन रोटियों की जरूरत पहले साधु महाराज को ही है। पंकज और राजू खुशी खुशी साधु महाराज को रोटी खिला देते हैं, जिसकी वजह से साधु महाराज उनसे बहुत खुश होते हैं और राजू के उदासी चेहरे को देखकर कहते हैं, मैं तुम्हारी सब दुविधा जानता हूँ बेटा, ये लो छतरी, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम्हारे खाना खिलाने से मेरी भूख शांत हो गई है। मेरे पास और कुछ तो नहीं है, बस ये एक छतरी है, इसे तुम रख लो। साधु महाराज की कृपा समझकर वो छतरी को अपने पास रख लेते हैं। कुछ दिन तक वो उस छतरी का कोई प्रयोग नहीं करते। फिर एक दिन दोपहर को बहुत तेज धूप होने की वजह से पंकज राजू से कहता है, राजू, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो साधु महाराज की ये छतरी लेकर जाओ, जिससे तुम्हें धूप कम लगेगी।
हाँ पापा, अब तो हमारे पास छतरी है। राजू जैसे ही उस छतरी को खोलता है तो उसमें बहुत सारी आइसक्रीम लटक रही होती है। ये देखकर राजू को बहुत आश्चर्य होता है। पापा ये देखो, कितनी सारी आइसक्रीम। ये इतनी सारी आइसक्रीम इस छत्ते में से कैसे लटक रही है? ये तो साधु महाराज का छत्ता है ना। मुझे लगता है साधु महाराज को हमारी समस्या पता थी, इसीलिए उन्होंने इस छत्ते में इतनी सारी आइसक्रीम रख दी। मेरा आइसक्रीम खाने का मन था ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। जरा मुझे ये ऑरेंज वाली आइसक्रीम खिलाना तो सही। मैं 2 चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाऊंगा। वो दोनों 2 आइसक्रीम तोड़ते हैं, पर उनकी खुशी का तब और भी ठिकाना नहीं रहता जब टूटी हुई आइसक्रीम की जगह पर एक नई आइसक्रीम फिर से लटकने लगती है। वो जितनी आइसक्रीम तोड़ते उतनी आइसक्रीम उस छत पर वापस लग जाती। ये तो कमाल हो गया। हमने बाबा को बस 2 सूखी रोटी खिलाई थी, उन्होंने तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी। अब हम जी भर के आइसक्रीम खा सकते हैं। पंकज और राजू जी भर के आइसक्रीम खाते हैं और फिर भी आइसक्रीम खत्म नहीं होती। तो पंकज राजू से कहता है, राजू, ये तो जादुई आइसक्रीम छत्ता लगता है। इसमें से तो आइसक्रीम खत्म ही नहीं हो रही है। हमें ये आइसक्रीम गरीब बच्चों में बांट देनी चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे आइसक्रीम खाने में असमर्थ होते हैं। और इस छतरी से तो हम कितनी भी आइसक्रीम खा सकते हैं। ये छतरी तो हमें आइसक्रीम देती ही रहेगी। हाँ पापा, मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। सबको मैं तरह तरह की आइसक्रीम दूंगा। बहुत मजा आने वाला है अब तो। राजू अपने सभी दोस्त को बुलाकर जी भर के आइसक्रीम खिलाता है और जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त खुश होते हैं। अब पंकज और राजू रोज गरीब बच्चों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम बांटते थे और वो ठंडी आइसक्रीम पूरा दिन बच्चों को गर्मी का एहसास नहीं होने देती थी, जिसकी वजह से मोहल्ले के सभी लोग आराम से रह रहे थे। उन पर गर्मी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये तो कमाल ही हो गया बाबूजी। ऐसी आइसक्रीम तो मैंने कहीं नहीं देखी। ये आइसक्रीम तो गर्मी को मार रही है। इसमें तो हम गर्मी के प्रकोप से बच जाएंगे। इसको खाने से तो तरोताजगी महसूस होती है और धूप भी नहीं लगती है। पंकज अब जितनी चाहे उतनी उस छतरी से आइसक्रीम मांग सकता था। वो एक साइकिल पर तरह तरह की आइसक्रीम रखकर बेचने के लिए चल देता है और 1 रुपए में सारी आइसक्रीम बेच देता है, जिससे सभी लोग उससे आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। आइसक्रीम का स्वाद भी सभी आइसक्रीम से बहुत अच्छा होता है, इसलिए अमीर लोग भी उससे आइसक्रीम खरीदते हैं। उसकी आइसक्रीम के लिए लंबी लाइनें लगी हुई होती है। ये देखकर पंकज बहुत खुश हो जाता है। राजू बेटा, देखो हमने आइसक्रीम बेच बेच कर कितने पैसे कमा लिए और अब हम अमीर बनने वाले हैं। आज हमारे पास अपना खुद का मकान है और खुद की गाड़ी भी है। अब हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। पंकज और राजू अपनी आइसक्रीम छतरी को पाकर बहुत खुश थे और उससे भी ज्यादा खुशी उन्हें लोगों की मदद करने में मिल रही थी। तिलकपुर नाम का एक गांव था। वो गांव शहर के सबसे आखिर छोर पर था। वहां से शहर जाने में पैदल 1 दिन लग जाता था। वहां के लोग अपना सारा काम गांव में ही करा करते थे। गांव में लालचंद नामक का एक इंसान रहा करता था। लालचंद चिकन बेचने का काम करता था। हाँ जी, कितना चिकन दे दूं? अच्छा 2 किलो, रुकिए अभी देता हूँ। वो अपनी दुकान पर सस्ते दामों में चिकन बेचा करता था, लेकिन वो ये काम इस वजह से कर पाता था क्योंकि उसका एक भाई था, तोलाराम, जो रोज शहर जाने वाली बस पर चढ़कर काम करने गांव से शहर जाया करता था। उसके आने जाने का खर्च उसके शहर में रहने वाले मालिक दिया करते थे, जिस वजह से तोलाराम को आने जाने की कोई समस्या नहीं होती थी। और इसी वजह से लालचंद भी अपने दुकान के लिए चिकन सस्ते दाम में शहर से मंगवा लिया करता था। भाई जल्दी शहर जा और मेरा काम मत भूलना। लालचंद की दुकान अच्छी खासी चलती थी, मगर उसी गांव में एक किशोर नाम का व्यक्ति रहता था। वो भी चिकन बेचने का ही काम किया करता था। किशोर के पास अपना फार्म था, जिसमें वो चिकन को रखता था और चिकन के साथ साथ अंडे भी बेचा करता था। तोलाराम, तुम ऐसा करो, अगले हफ्ते होली है, शहर में भी काफी चिकन की मांग होगी। ऐसा करो कि तुम कल ही हमारे ऑर्डर के लिए बात कर लेना। इस बार की होली में ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। और तो और होली की छुट्टी भी हो जाएगी।
पर हमें खुद ही खर्च करके शहर जाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे पहले ही बात करके रखना होगा। तोलाराम अगले दिन ही चिकन का ऑर्डर दे देता है, मगर तोलाराम की अचानक तबीयत बहुत खराब हो जाती है। लालचंद को लगा तोलाराम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने चिकन के ऑर्डर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। मगर होली के एक दिन पहले ही तोलाराम की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि वो बोलने के काबिल भी नहीं रहता है। तोलाराम से तो बोला तक नहीं जा रहा, वो इस हालत में शहर जाकर मेरा ऑर्डर कैसे ले आ पाएगा? मैं अकेले भी नहीं जा सकता। शहर में कितने चिकन की दुकान होंगे, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा तोलाराम ने किसमें ऑर्डर दिया है? ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब इस बार मेरी कमाई कैसे होगी? इधर किशोर अपनी बिक्री के बारे में सोचता रहता है। ये लालचंद हर बार सस्ते दाम में शहर से चिकन खरीद कर बेचता है, जिस वजह से मेरी कमाई आधी से भी ज्यादा कम हो जाती है। मेरे गांव वाले उसी से ही चिकन खरीदते हैं। मेरी खुद की फार्म होने के बावजूद लालचंद की कमाई मुझसे ज्यादा होती है। इधर लालचंद सोच में लगा हुआ था, आखिर जो एडवांस पैसे उस शहर के चिकन वाले को दिया है उसे कैसे चुकाया जाएगा। तभी लालचंद के दिमाग में किशोर का ख्याल आता है। क्यों ना मैं इस साल किशोर के फार्म से ही चिकन खरीद लूं? आखिर वो इस गांव का ही है, मुझे तो थोड़ी सस्ती दाम में चिकन बेच ही देगा। ऐसा सोचता हुआ लालचंद किशोर के पास जाता है। किशोर भाई, मुझे तेरी थोड़ी मदद चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि तू मुझे थोड़े कम दाम में चिकन बेचे और बिक्री होने पर हम दोनों मुनाफा आपस में बांट लें? किशोर लालचंद की बातें सुनकर समझ गया कि इस साल लालचंद शहर से चिकन नहीं ला पाया है और अब उसके पास उसके यहाँ से चिकन खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं है। किशोर इस बात का फायदा उठाता है। क्यों नहीं भाई, आखिर हम दोनों एक ही गांव के हैं और हमारा काम भी एक ही है। मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि तू मेरी फार्म से ही चिकन खरीद, पर तू खामखा शहर से चिकन लाया करता था। किशोर ने थोड़ा पैसा कम करके लालचंद को बताया। अरे ये तो अब भी मेरे शहर वाले दाम से काफी ज्यादा है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है, मुझे यही खरीदना होगा। लालचंद वही महंगी चिकन खरीदकर अपने दुकान पर बेचने लगता है, पर उससे उसका जितना मुनाफा हुआ उतने में वो बस शहर में एडवांस वाले पैसे जुटा पाया। क्यों भाई लालचंद, तूने तो मुझे मुनाफा का एक भी पैसा नहीं दिया। मैंने तुम्हें औरों से कम दाम में इसीलिए तो बेचा था। इससे अच्छा होता कि मैं खुद ही बेचता। वैसे भी इस साल सिर्फ मेरे पास ही चिकन थे। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरी तो खुद की कमाई नहीं हो पा रही है। तोलाराम की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है जो वो शहर जा सके। कोई बात नहीं, तुम परेशान क्यों होते हो? जब तक तुम मेरे पैसे नहीं जुटा पा रहे हो, तुम मेरे ही दुकान से चिकन खरीदा करो। लालचंद के पास किशोर की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर किशोर इतनी महंगी चिकन बेचता था जिस वजह से लालचंद और कर्ज में जाए जा रहा था। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसका कर्ज कम हो सके। अब तो इतनी ज्यादा कर्ज हो गई कि मैं चाहकर भी कहीं और से चिकन नहीं खरीद सकूंगा। उसी दिन तोलाराम से मिलने उसका शहर का दोस्त ज्ञान आया। वो अपने साथ चिकन मोमो लाया था। ले भाई तोलाराम, ये खा तेरी पसंदीदार चिकन मोमो और जल्द से जल्द ठीक हो जा। ये कौन सी चीज है ज्ञान? लालचंद जी, ये चिकन मोमो है। इसकी शहर में बहुत मांग है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं लगता। बस थोड़ा सा चिकन और मैदा और इसे भाप में पकाकर बनाओ और बेचो। इसकी बहुत कमाई होती है। ये तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो गांव में बनाने लगे तो इसकी बहुत मांग होगी और इसमें तो चिकन भी ज्यादा नहीं चाहिए। लालचंद अब किशोर से कुछ ही चिकन खरीदता था और अपनी दुकान पर जाकर चिकन मोमो बनाता था और लोगों को बेचता था। गांव के सभी लोगों के लिए चिकन मोमो बिल्कुल ही नई चीज थी। सारे गांव वाले रोज चिकन मोमो खरीदने लगे और खाने लगे। लालचंद की बिक्री काफी बढ़ गई। लोग रोज काफी ऑर्डर देते,
चिकन मोमो के लिए। अब लालचंद की वापस से तरक्की देखकर किशोर को जलन होने लगी। ये लालचंद मेरी बिक्री कम करने की कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उपाय ले ही आता है। अब मुझे लगता है कोई और तरकीब लानी होगी। अब जब वापस लालचंद किशोर के पास चिकन लेने गया, उसे पता चला अब किशोर उसे चिकन देने से इनकार कर दिया। भाई मुझे माफ करना, वो आजकल शहर से बहुत ऑर्डर आ रही है और मेरी चिकन बिक जा रही है। लालचंद ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वो दुखी होकर घर आता तो देखता है ज्ञान वहां आया था, और जब से ज्ञान ने लालचंद को चिकन मोमो के बारे में बताया है, वो रोज ज्ञान और उसके परिवार के लिए चिकन मोमो दिया करता था। उस दिन लालचंद की उदासी भरे चेहरे को देखकर ज्ञान उसे कारण पूछता है। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? लालचंद ज्ञान को सारी बातें बताता है। एक काम कर, तू इधर आ, मैं तुझे कुछ बताता हूँ। ज्ञान लालचंद को एक मंत्र बताता है। जब भी तू चिकन मोमो बनाने जाएगा, तब मैदा सानते वक्त ये मंत्र पढ़ देना। तुम्हारी चिकन मोमो तैयार हो जाएगी। तुम एक ईमानदार इंसान हो, इसीलिए ये मंत्र तुम्हारे साथ अच्छे से काम करेगी। ये मंत्र ज्ञान को एक बाबा ने बताई थी कि जो इंसान ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनके काम में ये मंत्र उनकी मन मर्जी की तरह काम करती है। लालचंद ने ऐसा ही किया। वह मन में सोचता चिकन मोमो का और मैदा तैयार करते वक्त मंत्र पढ़ता और उसके सामने जादुई चिकन मोमो आ जाती थी। ऐसे ही अब लालचंद रोज चिकन मोमो बनाता और बेचता। अब उस पे किसी का कोई कर्ज नहीं था। अब वो खुशी खुशी जादुई चिकन मोमो बनाता और गांव के सभी लोगों में बेचता था। बात राजनगर के एक हवलदार की है। उसका नाम था शिवाकांत। शिवाकांत का जैसा नाम था वैसा ही गुण था। वो अपना कर्म ईमानदारी से करते और हमेशा लोगों की मदद करते थे। आमतौर पर लोगों में जो पुलिस की छवि होती है, शिवाकांत की छवि उससे उलट थी। सहजता और सरलता, इतना कि खुद ही लोगों से वो बातें करते। कुल मिलाकर वो अपने आप में मस्त थे। परिवार के लोगों को साधारण स्थिति में रखते और स्वयं भगवान शिव की पूजा किया करते थे। एक दिन वो शाम को अपने घर पहुंचे। सामने से नन्ही दिव्या आ गई। दिव्या पिता को देखते ही खुश हो गई। पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। कैसी है मेरी बच्ची? दिव्या के मुंह से मीठी आवाज सुनते ही शिवाकांत की सारी थकान दूर हो गई। पत्नी मनोरमा ने शिवाकांत को पानी दिया। अरे पापा जी को कपड़े तो उतारने दो, पानी पीने दो, थोड़ा आराम करने दो। ठीक है मम्मा। दिव्या शांत होकर पापा के बगल में बैठ गई। पानी पीने के बाद शिवाकांत ने वर्दी उतारी। दिव्या को गोद में लेकर कहा, आज स्कूल में क्या क्या हुआ बेटा? पिताजी, कल हमारे स्कूल में बाल मेला लग रहा है और मुझे भी उसमें स्टॉल लगाना है। मैम ने मुझे पाव भाजी बनाने को कहा है। पापा जी, आप मुझे पाव भाजी बनाना सिखाएंगे ना? अरे बेटा, ये तो आपको अपनी मम्मी से सीखना चाहिए। नहीं, मुझे आपसे ही सीखना है पापा। बड़ी उलझन है। चलो ठीक है, पापा ही सिखाएंगे। दिव्या का चेहरा खिल उठा। शिवाकांत ने बेटी की खुशी के लिए हाँ तो कर दिया, मगर अब वो सोच में पड़ गया। कहीं मैंने हाँ कह के मूर्खता तो नहीं कर दी? शिवाकांत ने कभी पाव भाजी तो क्या, साधारण भोजन भी नहीं बनाया था, पर आज बेटी की जिद ने मुश्किल में डाल दिया था। शिवाकांत अपनी पत्नी से बात करता है। बच्ची का दिल रखना है। तुम्हें बनाना आता है भाग्यवान? मुझे भी नहीं आता पाव भाजी बनाने। मैंने कभी सीखा ही नहीं है पाव भाजी बनाना। उफ, ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब सारी जिम्मेदारी शिवाकांत के ऊपर थी। शिवाकांत स्नान करके मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने लगा। बाबा, अब लाज आपके हाथ में है। मेरी बेटी की भावनाओं की रक्षा कीजिए। किसी तरह रात बीती। सुबह फिर से शिवाकांत ने भगवान को नहला धुलाकर दूध से स्नान कराया और भोग लगाने के लिए गुड़ अर्पित किया। फिर आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आंखें जैसे ही खुली, शिवाकांत हैरान रह गया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने एक टिफिन बॉक्स रखा था, वो भी एकदम नया। शिवाकांत ने जोर की आवाज लगाई, मनोरमा, ये टिफिन कहाँ से आ गया? हटाओ यहाँ से। कौन से टिफिन? मनोरमा दौड़ती हुई शिवाकांत के पास आई। मैंने तो नहीं रखा, आखिर कहाँ से आया ये टिफिन? तब तक दिव्या भी आ गई और टिफिन देखकर वो बहुत खुश हुई और तुरंत खोलने लगी। वाह पापा, नया टिफिन! कल इसी में पाव भाजी बनाकर लेके जाऊंगी। खोल कर देखो क्या है इसमें। टिफिन का डिब्बा खुला। सबकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई क्योंकि उसमें पाव भाजी दिखाई दी, एकदम गर्मा गर्म। शिवाकांत भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपको कष्ट करना पड़ा अपने भक्त के लिए। पापा, ये देखिए, जादू! दिव्या ने टेस्ट करने के लिए जब पाव भाजी निकाली तो उसके अंदर फिर से पाव भाजी दिखाई देने लगी। दिव्या जैसे ही डब्बा खाली करती, डब्बा फिर से भर जाता। फिर उसके बाद दिव्या बाल मेला में पहुंची तो सब उसके ही स्टॉल पर आते और पाव भाजी की तारीफ करते नहीं थकते। अरे वाह दिव्या, काफी टेस्टी पाव भाजी है। किसने सिखाया बनाना? पापा ने। उस बाल मेला में दिव्या का स्टॉल प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस तरह एक ईमानदार और गरीब हवलदार की श्रद्धा, विश्वास एवं ईमानदारी की जीत हुई। अगली रात जब शिवाकांत सो रहे थे तो उसके सपने में साक्षात भगवान शिव आए। मैंने तुम्हें जिस चमत्कारी पाव भाजी का स्रोत दिया था, अब मैं उस स्रोत को बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता खत्म हो गई है। भगवान शिव को ऐसा बोलता सुनकर शिवाकांत को लगा कि भगवान शिव ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करके मुझे जादुई पाव भाजी का स्रोत दिया, लेकिन मैंने अभी तक उसे जी भरकर खाया भी नहीं। उसकी समय सीमा भी खत्म होने वाली थी। शिवाकांत ने भगवान शिव से विनती की, हे प्रभु, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आपने समस्या के समय मेरी मदद करते हुए मुझे जिस जादुई पाव भाजी के स्रोत को प्रदान किया था, अब उस स्रोत को आपको बंद कर देना चाहिए। परंतु प्रभु, अब तक मैंने उसे जी भरकर चखा भी नहीं है, और मेरी बच्ची को अचानक से अगर सुबह उठकर ये पता चला कि अब से ये पाव भाजी उसे दोबारा खाने को नहीं मिलेगी, तो हो सकता है उसके मन को थोड़ी सी ठेस पहुँचे। इसीलिए हे भोलेनाथ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे केवल 2 दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं इन 2 दिनों में अपनी बेटी को प्रेम पूर्वक ये बात समझा दूंगा और उसके बाद आप इस स्रोत को बंद कर दीजिएगा। तथास्तु। भगवान शिव ने शिवाकांत की बात को मानते हुए उसे तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही शिवाकांत की नींद तुरंत खुली और उसने सोचा कि आखिर वो अगली सुबह अपनी बच्ची को कैसे समझाएगा, क्योंकि अगर उसकी बच्ची ने इस बात पर जिद करना शुरू कर दिया या वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई तो उसके मन को बहुत ठेस पहुंचेगी। इसलिए उसे बहुत प्रेम से अपनी बेटी को इस बात को समझाना होगा। अगली सुबह जब दिव्या तैयार होकर स्कूल जाने लगी तो उसने अपनी माँ से वो जादुई डिब्बा मांगा। माँ, वो पाव भाजी वाला डिब्बा किधर है? अपने पापा से पूछो बेटा, वो रखे थे। पापा, टिफिन कहाँ है? अब उस जादुई डब्बे का समय पूरा हो गया है बेटा। अब उसे जिसका था उसे वापस करना है। ठीक है पापा। ये सुन शिवाकांत की बेटी थोड़ी उदास हो गई। आखिर किसका है ये डिब्बा पापा? बेटी, वो डिब्बा तो हमें भगवान शिव ने दिया था, लेकिन उस डिब्बे की ज़रूरत अभी बहुत से लोगों को है। तुम्हें तुम्हारे स्कूल के मेले के लिए उसे दे दिया गया था, लेकिन दुनिया में और बहुत से लोग हैं जो भूखे रहते हैं और उन्हें उस डिब्बे की ज़रूरत है। इसीलिए भगवान शिव ने मेरे सपने में आकर मुझसे ये डिब्बा वापस मांगा है। फिर कोई बात नहीं पापा, भगवान जी से बोलिएगा थैंक यू डिब्बा देने के लिए। और फिर शिवाकांत की बेटी ने अपने हाथों से वो डिब्बा उठाकर अपने पिता को दे दिया। अगर इस डिब्बा की जरूरत किसी और को हमसे ज्यादा है तो इसे उन्हीं के पास रहना चाहिए पापा।
क्योंकि हमारे पास खाने की तो कमी नहीं है। ये सुनकर शिवाकांत की आंखें भर आई और उसे अपनी बेटी की समझदारी पर गर्व होने लगा। बैजू अपने परिवार के साथ मुंबई में एक पुराने से घर में बहुत सालों से रह रहा था। इस बार जब से उसको डेंगू हुआ, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। हर वक्त हाथ पैर में दर्द की वजह से करहाता रहता। पत्नी शारदा बच्चों को स्कूल भेजकर घर का सारा काम निपटाती। मोती कुत्ते को दूध रोटी देकर फिर काम पर जाती। एक दिन जब वो काम पर पहुंची तो आज कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है बच्चों को तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे ही पसंद है। जल्दी करो। मालकिन, सारी तैयारी है, बस अभी झट से बना दूंगी। शारदा ने हाथ धोकर तुरंत छोले चढ़ा दिए और तैयारी करने लगी। आधे घंटे में छोले तैयार हो गए। भटूरे बनाने लगी। बच्चों ने भटूरे खाए तो मम्मी, मुझे टिफिन में भी छोले भटूरे चाहिए। शारदा दीदी के हाथ के छोले भटूरे मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। पहले तुम लोग खा लो, टिफिन के लिए बना दूंगी। शारदा, तुम अपनी एक छोले भटूरे की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? सब तुम्हारे छोले भटूरे के दीवाने हैं। मालकिन, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? इच्छा तो हमारी भी यही है। देखो, कुछ पैसों की तो हम भी मदद कर देंगे, पर हमारा खाना तुम्हें बनाना होगा। उसकी तरफ से आप निश्चिंत रहे, इस बार मैं खुद सोचती हूँ। उस दिन जब शारदा घर आई तो बैजू बहुत बेचैन था। जब से वो बीमार पड़ा था तब से उसको शारदा का काम पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। शारदा, तू काम छोड़ क्यों नहीं देती? काम तो छोड़ दो, पर कैसे सबका पेट पालेंगे? तुम भी बीमार पड़े हो। हम अपनी खुद की छोले भटूरे की दुकान ना खोल लें? तू कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है। शारदा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, आज ये कैसा संजोग है कि यही बात मालकिन ने भी कही और तुम भी कह रहे हो। मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। रानी और गोलू के स्कूल में मेरी थोड़ी जान पहचान है। मैं कल वहाँ बात करके आता हूँ कि उनके स्कूल के बाहर थोड़ी जगह मिल जाती तो वहीं दुकान बना लेते। मैं कैसे इतना सब कर पाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा है। आज रात शारदा को नींद नहीं आई। एक बार दुकान खुल जाती तो पैसा ही पैसा होगा, तब तो एक एक चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। बैजू भी ठीक होकर मेरे साथ दुकान पर ही बैठा करेगा। दूसरे दिन बैजू स्कूल गया। थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद जगह का इंतजाम हो गया। शारदा, जगह का इंतजाम हो गया। अब दुकान खोलने के लिए पैसे का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। आज ही मालकिन से बात करूंगी। शारदा जहाँ जहाँ काम करती थी सब जगह से पैसे उधार लिया और दुकान खोल दी। सुबह 5 बजे उठ जाती और 2 कोठियों का काम निपटा आती, फिर दुकान पर चली जाती। कुछ ही समय में उसकी दुकान चलने लगी। घर में पैसे आने लगे तो बैजू का इलाज भी ठीक से हो गया। मोती दिन भर दुकान पर ही बैठता। सभी ग्राहक उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन, अब तो मैं भी ठीक हो गया हूँ, तो काम पर जाने से पहले दुकान खोल दिया कर। भटूरे बनाकर मैं ही बेच दिया करूँगा। सुबह सुबह बहुत से काम करने वाले मजदूर मिस्त्री खाने के लिए भटकते रहते हैं। बात तो ठीक कह रहे हो। उससे तो अच्छा है कि मैं अब कोठी वाले काम छोड़कर पूरी तरह से यही धंधा करूं। अब तो हमने सबके पैसे भी चुका दिए हैं, बल्कि तुम बगल में एक चाय की टपरी डाल लो। बड़े पते की बात कही है तूने। दोनों ने मिलकर टपरी का इंतजाम किया और अगले हफ्ते ही चाय की टपरी खोल दी। छोले भटूरे की दुकान सुबह 7 बजे खुल जाती तो सारे मजदूर वहीं आकर खाते। अब कौन चूल्हा जलाए और रोटी बनाए, उनकी खूब आमदनी होने लगी। मैं सोच रही हूँ बच्चों का दाखिला किसी अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूल में करवा दिया जाए। कोठी के बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी गिट-पिट अंग्रेजी में बात करेंगे। हाँ, लेकिन हमारे बच्चों का दाखिला होगा कैसे? दोपहर को शुक्ला जी आता है ना छोले भटूरे खाने, उसकी जान पहचान कई स्कूलों में है। उसी से बात करते हैं, वही करवाएगा। उस दिन शारदा ने उस शकुंतला से बात चलाई। अरे हाँ भाई, मैं दोनों का दाखिला अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवा दूंगा। बस हमें रोज गरम गरम छोले भटूरे मिल जाए। ये भी कोई कहने की बात है। एक हफ्ते में थोड़ी बहुत भाग दौड़ी के बाद बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में हो गया। कुछ साल बीत गए। अब बच्चे बड़े हो गए थे। उन्होंने अपनी पक्की दुकान भी बनवा ली थी। अब दोनों साथ साथ छोले भटूरे और चाय बेचते थे। एक दिन, मम्मी, हमें इस झोपड़ी पट्टी में नहीं रहना है,
सारे बच्चे कोठी में रहते हैं, हम कम से कम किराए के घर में तो रह ही सकते हैं। यहाँ कितनी बदबू आती है। हाँ बेटा, हम घर खरीद रहे हैं, जरूर जल्दी ही शिफ्ट कर लेंगे। सच माँ, तुमने हम लोगों से बताया क्यों नहीं? हम तुम्हें बता देते तो तुम लोग अपने पड़ोस में सबको बता देते। और अभी मुंह बंद ही रखना जब तक हम वहाँ पहुँच न जाए। रानी और गोलू बहुत खुश हुए। 1 महीनों में ही उन्होंने अपना छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें आ गए। छोले भटूरे की दुकान के साथ साथ चाय की टपरी भी खुश चल रही थी। एक दिन उनका पुराना पड़ोसी राधे श्याम आया। बैजू, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। 5,000 रुपए दे देते तो हम भी अपने एक चाय पकौड़े की दुकान खोल लेते। मेरे ही बगल में दुकान खोल लेगा तो मेरी चाय कौन पिएगा? ये तो वही बात हुई कि मियाँ की जूती मियाँ के सर। इतनी रकम कहाँ बचती है भैया? अभी तो घर खरीद लिया, एक भी पैसा नहीं है। रहने दो, कहीं और से व्यवस्था करनी होगी। उसके जाते ही अब सबकी नजरें हम पर हैं। सब सोचते हैं बड़ी आसानी से हम पैसे कमा रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमने कितनी मेहनत की है हम ही जानते हैं। हमने दिन को दिन नहीं समझा। तो सारी सारी रात मसाले बनाया करती थी, मैं मैदा गूंदता रहता था। छोड़ो, भी मना कर दिया ना। बस दूसरे दिन सुबह सुबह बैजू की दुकान पर बहुत भीड़ थी। तभी राधे श्याम कुछ लोगों को लेकर आ गया। जरा हमें भी छोले भटूरे खिलाना भाई। थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी तो पहले से ही बहुत बिगड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई छोले भटूरे नहीं बना सकता? तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। चलो भाइयों चलो, हम दूसरी जगह खाने चलते हैं। इनकी दुकान हम बर्बाद करके रहेंगे। देखो भाई, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। जिसको जहाँ खाना है खाएगा। पता नहीं क्यों ताव दिखाता है। हमारे लिए तो हमारे रोज वाले ग्राहक भगवान है। इनका क्या है, कभी कभी आ जाएंगे, इनसे थोड़ी हमारी दुकान चलती है। शारदा की बात सुनकर सभी ग्राहक खुश हो गए। जय जयकार सभी करने लगे। देखो बहन, अगर वो आदमी ज्यादा ताव दिखाता है तो हम उसकी मरम्मत कर देंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ भाई, आप लोगों की बूते पर मैं भी रोशनी बनी बैठी रहूंगी। दूसरे दिन जब बैजू और शारदा अपने दुकान खोलने गए तो देखा उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ। वजह चिंतित होने के वजह उन्होंने जाकर राधे श्याम के पास नामजद रिपोर्ट करवा दिया। कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? हुजूर, कल सबके सामने वो हमें डरा धमका कर गया था। दरअसल उसने मुझसे उधार मांगा था, मैंने मना कर दिया था, इसीलिए भुना बैठा है। थानेदार ने बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज की। उसने बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन सुबह आने का वादा किया। शारदा और बैजू जब दुकान पर आते थे तभी राधा श्याम दुकान के पीछे पड़ा करहा रहा था और उनका कुत्ता मोती उसकी पेट मुंह में रखकर हाँफ कर रहा था। मोती, तूने आखिरकार चोर पकड़ ही लिया। अभी थानेदार साहब आते ही होंगे, उन्हें प्रमाण मिल जाएगा। थानेदार को सबूत मिल गया था। उन्होंने राधे श्याम को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद बैजू और शारदा ने कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। देख शारदा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारी छोले भटूरे की दुकान इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग हमसे दुश्मनी करेंगे। अब हम गरीब नहीं है बैजू। राघव एक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम सुहानी था। सुहानी जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी और राघव ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि सुहानी को उसकी माँ की कमी महसूस न हो। एक दिन सुहानी, ओ सुहानी, उठ जा बेटी, सुबह हो गई है, नाश्ता कर ले। आइए नाश्ता कर लीजिए वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी आते हैं। सुहानी को आने तो दो, सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। सुहानी फ्रेश होकर आती है और वो तीनों मिलकर एक साथ नाश्ता करते हैं। चलो सुहानी, अब तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देती हूँ। ठीक है माँ। सुहानी स्कूल चली जाती है और राघव अपने खेत पर चला जाता है। रानी घर पर अकेले बैठकर, नाम रानी और काम नौकरानी वाला, अब जाके छुटकारा मिला है। इन दोनों ने तो पूरा दिमाग खराब कर रखा है। रानी जरा ये ला दो, रानी जरा वो ला दो, मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। जब देखो काम काम काम। सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है।
सुहानी के स्कूल से आने के बाद उसकी माँ अपने रूप असली रंग में आ जाती है और सुहानी से चिल्लाकर कहती है, आ गई महारानी, चल जा घर साफ कर, जल्दी पोंछा मार, बहुत गंदा हो गया है। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रही हो? पहले तो तुमने कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। ज्यादा माँ माँ कहा ना तो तेरा ये गला दबा दूंगी। चल जा, जो कहा है वही कर। सुहानी को ये सब बहुत बुरा लगता है, पर उसे समझ आ जाता है कि उसकी सौतेली माँ उसकी असली माँ जैसे नहीं है, और वो रोते रोते कहती है, हमें तो लगा था कि तुम हमारा बहुत ख्याल रखोगी, पर तुम तो बिल्कुल वैसे हो ही नहीं जैसे मेरी माँ थी। चल चल, ये मगरमच्छ की आंसू मुझे मत दिखा, समझी? और जाकर घर की सफाई कर। सुहानी रोते रोते घर की सफाई करने लगती है। काम करते करते उसको भूख लग जाती है। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने स्कूल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया। क्या कहा? तुझे खाना दूं? ढंग से सफाई कर नहीं रही है और तुझे मैं खाना दूं? हाँ, जब देखो तब खाती ही रहती है। चल जा, अभी खाना नहीं दूंगी। तभी राघव घर वापस आ जाता है और सुहानी को देखकर कहता है, अरे सुहानी, तुम्हें काम किसने करने को कहा? चलो आओ, खाने का वक्त हो चुका है, हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। राघव को अचानक देखते ही रानी बोलती है, अरे हाँ राघव, देखो ना, ये जब से स्कूल से आई है तब से साफ सफाई में ही लगी हुई है। मैं भी यही कह रही थी कि जाओ हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, पर ये तो मेरी एक भी नहीं सुनती। सुहानी चुपचाप ये सब सहती रहती है और ऐसे ही उसके साथ अत्याचार होता रहता है। रानी उसे एक ही टाइम का खाना देती थी और हमेशा उसे घर का काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रानी, जाओ सुहानी को दूध दे दो, रात हो गई है। ठीक है जी। बड़ी आई दूध पीने वाली, अभी बताती हूँ इसे। सारे दूध में पानी मिलाकर रख दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे पीती है। रानी दूध में पानी मिलाकर सुहानी को दे देती है। ये लो, दूध पी लो, कामचोर कहीं की। माँ, इसमें तो पानी मिला है, तुमने दूध में पानी मिला दिया, ऐसा क्यों करती हो माँ? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। रानी सुहानी के साथ हमेशा ऐसे ही करती थी। वो उसे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा अच्छा दूध खुद पी लेती थी। हे भगवान, तुमने मेरी माँ को क्यों छीन लिया मुझसे? ये मेरी माँ नहीं है, ये तो मेरी सौतेली माँ है जो मुझे प्यार ही नहीं करती और मुझसे सिर्फ काम ही करवाती है। जा और लकड़ी काट कर ले आ, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। ठीक है माँ। सुहानी अकेली जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, मेरी सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती, ऊपर से मेरे दूध में पानी मिलाकर मुझे दे देती है। कम से कम खाना नहीं तो दूध दे देती, पर वो तो उस दूध में भी पानी मिला देती है। इतना कहते ही सुहानी वहाँ से जा ही रही होती है कि वहाँ एक साधु को पेड़ के नीचे जप करते देखती है। अचानक साधु के पास एक सांप आ जाता है जो साधु को काटने ही जा रहा होता है कि तुरंत सुहानी सांप को वहाँ से भगा देती है और उससे साधु बाबा की आंखें खुलती है। बेटी, आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा धन्यवाद। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। ये तो मेरा फर्ज था साधु बाबा। तुम बहुत ही नेक लड़की लगती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत परेशानी है। कहो बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? साधु बाबा, मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, पर वो सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और खाना भी नहीं देती। रात होती है तो दूध में पानी मिलाकर मुझे पीने दे देती है। अब आप ही बताओ, मैं कैसे परेशान ना रहूं? बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते ही वो अपने जादुई मंत्र से एक जादुई गाय सुहानी को दे देते हैं और कहते हैं, बच्ची, तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ दूध में पानी मिलाकर तुम्हें दे देती है। ये एक जादुई गाय है। इस गाय से तुम जब भी दूध मांगोगी तब ये गाय तुम्हें अच्छा दूध देगी। और याद रहे, जब भी तुम इससे दूध मांगो तो साफ दिल से मांगना।
अगर कोई इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता तो वो दूध काला हो जाता है, इसीलिए ये बात याद रखना। ये सुनकर सुहानी बहुत ही खुश हो जाती है और वो जादुई गाय को अपने घर ले आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी देखो, मुझे एक साधु बाबा ने जादुई गाय दी है और कहा है कि तुम इससे जितना भी दूध मांगो ये जादुई गाय तुम्हें दे देगी। क्या एक जादुई गाय? अरे वाह, चलो बेटी, अब हमें दूध खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। अगली सुबह सुहानी जादुई गाय के पास जाकर कहती है, जादुई गाय, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे तुम पीने के लिए दूध दे दो। सुहानी की बात सुनकर जादुई गाय उसे दूध दे देती है। ये देखकर सुहानी की सौतेली माँ खुद से कहती है, अरे ये तो जादुई गाय है। एक काम करती हूँ, सुहानी के स्कूल जाने के बाद जादुई गाय के पास जाकर मैं भी उसे दूध मांगूंगी। सुहानी वो दूध पीकर स्कूल चली जाती है और उसकी सौतेली माँ वैसे ही जादुई गाय के पास जाकर उसे कहती है, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। ये सुनकर जादुई गाय सफेद दूध की जगह काला दूध दे देती है और काला दूध देखकर रानी कहती है, अरे ये क्या, ये तो काला दूध है, पर सुहानी के पास तो सफेद दूध था। मैं फिर से इस जादुई गाय को कहती हूँ, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। वो जादुई गाय फिर से काला दूध दे देती है। उसे ये बात पता नहीं होता कि जो भी उस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता, वो जादुई गाय उसे काला दूध दे देती है। जब सुहानी स्कूल से घर आती है और काला दूध देखकर समझ जाती है कि उसकी सौतेली माँ ने ही इस जादुई गाय से दूध मांगा होगा। क्या हुआ माँ, तुम इस जादुई गाय से दूध मांगना चाह रही थी? तुम्हें बता दूं कि जो भी इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध मांगता है उसे ही वो अच्छा दूध देती है, पर तुमने इससे साफ दिल से दूध नहीं मांगा, इसलिए इसने तुम्हें काला दूध दिया। ये सुनकर रानी को बहुत ही बुरा लगता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो सुहानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे पिताजी से भी माफी मांगती हूँ। अब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, तुम मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर तुम्हें समझ तो आया। ऐसे ही रानी राघव से भी माफी मांग लेती है और वो तीनों मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। उस जादुई गाय के कारण उसकी सौतेली माँ सुहानी की असली माँ जैसे ही हो जाती है। पंकज एक गरीब लड़का था। वो अपने 8 वर्षीय बेटे राजू के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। राजू को पंकज ने एक सरकारी स्कूल में डाल रखा था। वो स्कूल बहुत ही दूर था। पंकज उसको अपने साथ ही स्कूल लेकर जाता था और साथ ही स्कूल से लेकर आता था। पंकज छोटे मोटे काम करके ही अपना गुजारा कर रहा था। पापा जल्दी चलो, अगर देर हो गई तो मुझे पीछे बैठना पड़ेगा और पीछे पंखे की हवा नहीं आती है, अब गर्मी बढ़ती ही जा रही है। हाँ बेटा रुक, अभी बस तेरा लंच पैक कर देता हूँ। लंच में भी आप मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं देने वाले, वही सूखी रोटी और मुक्का प्याज। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे लजीज खाना नहीं खिला सकता। रोटी और प्याज खाकर गुजारा करना पड़ रहा है, अब सब्जी हमारे नसीब में कहाँ है भला। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे आप रोटी और प्याज ही दे दीजिए। राजू और पंकज स्कूल के लिए चल पड़ते हैं। स्कूल पहुंचकर राजू के अध्यापक पंकज को रोकते हुए कहते हैं, देखो पंकज, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, पर तुमने 3 महीने से उसकी फीस नहीं भरी है, जिसकी वजह से हमें उसको स्कूल से निकालना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं जानता हूँ मास्टर जी, अभी मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, जिस वजह से मैं राजू की फीस देने में असमर्थ हूँ। 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, मैं पूरे पैसे आपको दे दूंगा, पर उसे स्कूल से मत निकालिए। राजू को पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, राजू होनहार विद्यार्थी है, इस वजह से हम तुम्हें 1 महीने की मोहलत और देते हैं। अगर तुमने समय पर फीस नहीं जमा की तो हमें मजबूरन राजू को स्कूल से निकालना पड़ेगा और ये राजू के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।
अगले दिन फिर से राजू और पंकज स्कूल के लिए रवाना होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक आइसक्रीम वाला दिखता है। देखो पापा, कितनी अच्छी आइसक्रीम लग रही है। मुझे तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम चाहिए, प्लीज दिला दो ना। नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला सकूं। मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपए है। पापा, मुझे आप 1 ही रुपए दे दीजिए, मैं उसी से आइसक्रीम खरीद लूंगा। गर्मी कितनी तेज हो रही है। जैसा तेरा मन करे वैसा कर। ये ले 1 रुपए। राजू 1 रुपए लेकर आइसक्रीम वाले के पास जाता है, जहाँ पर उसका 1 रुपए देखकर आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। अरे भाई, आजकल 1 रुपए में भला कौन सी आइसक्रीम आती है? 10 रुपए से कम कोई आइसक्रीम नहीं है। जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ कोई लूट नहीं मची हुई है आइसक्रीम की। भैया, बहुत गर्मी हो रही है, एक आइसक्रीम दे दो ना। आइसक्रीम वाला राजू को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। राजू रोता हुआ पंकज के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। पंकज उसे समझा बुझाकर स्कूल ले जाने के लिए तैयार करता है। रास्ते में तेज धूप होने की वजह से वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। हमारे पास तो यही पड़े हैं जो हमें छाया देते हैं, और हम इनकी छाया से अपने आप को ठंडा महसूस करते हैं। हमें भला कोई आइसक्रीम थोड़ी ना देगा, ये तो अमीरों की शौक है। दोनों वहाँ पर थोड़ा आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं और पंकज की ओर देखते हुए कहते हैं, बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? पिताजी, मैं तो रोज रोटी और मुक्का प्याज खाता रहता हूँ। आज मुझे लगता है साधु महाराज को उन रोटियों की ज्यादा जरूरत है। अभी बस्ते से निकाल कर देता हूँ। पर वो रोटियाँ तो तुम्हारी हैं। अगर तुम साधु महाराज को दे दोगे तो भूखे रह जाओगे। पिताजी, आज उसकी जरूरत इन साधु महाराज को ज्यादा है। हमारे मास्टर जी ने सिखाया है कि हमें किसी को भूखे नहीं रखना चाहिए। और अभी तो सुबह हुई है और साधु महाराज को बहुत तेज भूख लग रही होगी, तो उन रोटियों की जरूरत पहले साधु महाराज को ही है। पंकज और राजू खुशी खुशी साधु महाराज को रोटी खिला देते हैं, जिसकी वजह से साधु महाराज उनसे बहुत खुश होते हैं और राजू के उदासी चेहरे को देखकर कहते हैं, मैं तुम्हारी सब दुविधा जानता हूँ बेटा। ये लो छतरी, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम्हारे खाना खिलाने से मेरी भूख शांत हो गई है। मेरे पास और कुछ तो नहीं है, बस ये एक छतरी है, इसे तुम रख लो। साधु महाराज की कृपा समझकर वो छतरी को अपने पास रख लेते हैं। कुछ दिन तक वो उस छतरी का कोई प्रयोग नहीं करते। फिर एक दिन दोपहर को बहुत तेज धूप होने की वजह से पंकज राजू से कहता है, राजू, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो साधु महाराज की ये छतरी लेकर जाओ, जिससे तुम्हें धूप कम लगेगी। हाँ पापा, अब तो हमारे पास छतरी है। राजू जैसे ही उस छतरी को खोलता है तो उसमें बहुत सारी आइसक्रीम लटक रही होती है। ये देखकर राजू को बहुत आश्चर्य होता है। पापा, ये देखो कितनी सारी आइसक्रीम। ये इतनी सारी आइसक्रीम इस छत्ते में से कैसे लटक रही है? ये तो साधु महाराज का छत्ता है ना। मुझे लगता है साधु महाराज को हमारी समस्या पता थी, इसीलिए उन्होंने इस छत्ते में इतनी सारी आइसक्रीम रख दी। मेरा आइसक्रीम खाने का मन था ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। जरा मुझे ये ऑरेंज वाली आइसक्रीम खिलाना तो सही। मैं 2 चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाऊंगा। वो दोनों 2 आइसक्रीम तोड़ते हैं, पर उनकी खुशी का तब और भी ठिकाना नहीं रहता जब टूटी हुई आइसक्रीम की जगह पर एक नई आइसक्रीम फिर से लटकने लगती है। वो जितनी आइसक्रीम तोड़ते उतनी आइसक्रीम उस छत पर वापस लग जाती। ये तो कमाल हो गया। हमने बाबा को बस 2 सूखी रोटी खिलाई थी, उन्होंने तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। अब हम जी भर के आइसक्रीम खा सकते हैं। पंकज और राजू जी भर के आइसक्रीम खाते हैं और फिर भी आइसक्रीम खत्म नहीं होती। तो पंकज राजू से कहता है, राजू, ये तो जादुई आइसक्रीम छत्ता लगता है। इसमें से तो आइसक्रीम खत्म ही नहीं हो रही है। हमें ये आइसक्रीम गरीब बच्चों में बांट देनी चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे आइसक्रीम खाने में असमर्थ होते हैं। और इस छतरी से तो हम कितनी भी आइसक्रीम खा सकते हैं। ये छतरी तो हमें आइसक्रीम देती ही रहेगी। हाँ पापा, मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। सबको मैं तरह तरह की आइसक्रीम दूंगा। बहुत मजा आने वाला है अब तो। राजू अपने सभी दोस्त को बुलाकर जी भर के आइसक्रीम खिलाता है और जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त खुश होते हैं।
अब पंकज और राजू रोज गरीब बच्चों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम बांटते थे और वो ठंडी आइसक्रीम पूरा दिन बच्चों को गर्मी का एहसास नहीं होने देती थी, जिसकी वजह से मोहल्ले के सभी लोग आराम से रह रहे थे। उन पर गर्मी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये तो कमाल ही हो गया बाबूजी। ऐसी आइसक्रीम तो मैंने कहीं नहीं देखी। ये आइसक्रीम तो गर्मी को मार रही है। इसमें तो हम गर्मी के प्रकोप से बच जाएंगे। इसको खाने से तो तरोताजगी महसूस होती है और धूप भी नहीं लगती है। पंकज अब जितनी चाहे उतनी उस छतरी से आइसक्रीम मांग सकता था। वो एक साइकिल पर तरह तरह की आइसक्रीम रखकर बेचने के लिए चल देता है और 1 रुपए में सारी आइसक्रीम बेच देता है, जिससे सभी लोग उससे आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। आइसक्रीम का स्वाद भी सभी आइसक्रीम से बहुत अच्छा होता है, इसलिए अमीर लोग भी उससे आइसक्रीम खरीदते हैं। उसकी आइसक्रीम के लिए लंबी लाइनें लगी हुई होती है। ये देखकर पंकज बहुत खुश हो जाता है। राजू बेटा, देखो हमने आइसक्रीम बेच बेच कर कितने पैसे कमा लिए और अब हम अमीर बनने वाले हैं। आज हमारे पास अपना खुद का मकान है और खुद की गाड़ी भी है। अब हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। पंकज और राजू अपनी आइसक्रीम छतरी को पाकर बहुत खुश थे और उससे भी ज्यादा खुशी उन्हें लोगों की मदद करने में मिल रही थी। तिलकपुर नाम का एक गांव था। वो गांव शहर के सबसे आखिर छोर पर था। वहां से शहर जाने में पैदल 1 दिन लग जाता था। वहां के लोग अपना सारा काम गांव में ही करा करते थे। गांव में लालचंद नामक का एक इंसान रहा करता था। लालचंद चिकन बेचने का काम करता था। हाँ जी, कितना चिकन दे दूं? अच्छा 2 किलो, रुकिए अभी देता हूँ। वो अपनी दुकान पर सस्ते दामों में चिकन बेचा करता था, लेकिन वो ये काम इस वजह से कर पाता था क्योंकि उसका एक भाई था, तोलाराम, जो रोज शहर जाने वाली बस पर चढ़कर काम करने गांव से शहर जाया करता था। उसके आने जाने का खर्च उसके शहर में रहने वाले मालिक दिया करते थे, जिस वजह से तोलाराम को आने जाने की कोई समस्या नहीं होती थी और इसी वजह से लालचंद भी अपने दुकान के लिए चिकन सस्ते दाम में शहर से मंगवा लिया करता था। भाई जल्दी शहर जा और मेरा काम मत भूलना। लालचंद की दुकान अच्छी खासी चलती थी, मगर उसी गांव में एक किशोर नाम का व्यक्ति रहता था। वो भी चिकन बेचने का ही काम किया करता था। किशोर के पास अपना फार्म था, जिसमें वो चिकन को रखता था और चिकन के साथ साथ अंडे भी बेचा करता था। तोलाराम, तुम ऐसा करो, अगले हफ्ते होली है, शहर में भी काफी चिकन की मांग होगी। ऐसा करो कि तुम कल ही हमारे ऑर्डर के लिए बात कर लेना। इस बार की होली में ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। और तो और होली की छुट्टी भी हो जाएगी, फिर हमें खुद ही खर्च करके शहर जाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे पहले ही बात करके रखना होगा। तोलाराम अगले दिन ही चिकन का ऑर्डर दे देता है, मगर तोलाराम की अचानक तबीयत बहुत खराब हो जाती है। लालचंद को लगा तोलाराम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने चिकन के ऑर्डर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। मगर होली के 1 दिन पहले ही तोलाराम की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि वो बोलने के काबिल भी नहीं रहता है। तोलाराम से तो बोला तक नहीं जा रहा। वो इस हालत में शहर जाकर मेरा ऑर्डर कैसे ले आ पाएगा? मैं अकेले भी नहीं जा सकता। शहर में कितने चिकन की दुकान होंगे, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा तोलाराम ने किस में ऑर्डर दिया है? ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब इस बार मेरी कमाई कैसे होगी? इधर किशोर अपनी बिक्री के बारे में सोचता रहता है। ये लालचंद हर बार सस्ते दाम में शहर से चिकन खरीद कर बेचता है, जिस वजह से मेरी कमाई आधी से भी ज्यादा कम हो जाती है। मेरे गांव वाले उसी से ही चिकन खरीदते हैं। मेरी खुद की फार्म होने के बावजूद लालचंद की कमाई मुझसे ज्यादा होती है। इधर लालचंद सोच में लगा हुआ था, आखिर जो एडवांस पैसे उस शहर के चिकन वाले को दिया है उसे कैसे चुकाया जाएगा। तभी लालचंद के दिमाग में किशोर का ख्याल आता है। क्यों ना मैं इस साल किशोर के फार्म से ही चिकन खरीद लूं? आखिर वो इस गांव का ही है, मुझे तो थोड़ी सस्ती दाम में चिकन बेच ही देगा। ऐसा सोचता हुआ लालचंद किशोर के पास जाता है। किशोर भाई, मुझे तेरी थोड़ी मदद चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि तू मुझे थोड़े कम दाम में चिकन बेचे
और बिक्री होने पर हम दोनों मुनाफा आपस में बांट लें। किशोर लालचंद की बातें सुनकर समझ गया कि इस साल लालचंद शहर से चिकन नहीं ला पाया है और अब उसके पास उसके यहाँ से चिकन खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं है। किशोर इस बात का फायदा उठाता है। क्यों नहीं भाई, आखिर हम दोनों एक ही गांव के हैं और हमारा काम भी एक ही है। मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि तू मेरी फार्म से ही चिकन खरीद, पर तू खामखा शहर से चिकन लाया करता था। किशोर ने थोड़ा पैसा कम करके लालचंद को बताया। अरे ये तो अभी मेरे शहर वाले दाम से काफी ज्यादा है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है, मुझे यही खरीदना होगा। लालचंद वही महंगी चिकन खरीदकर अपने दुकान पर बेचने लगता है, पर उससे उसका जितना मुनाफा हुआ उतने में वो बस शहर में एडवांस वाले पैसे जुटा पाया। क्यों भाई लालचंद, तूने तो मुझे मुनाफा का एक भी पैसा नहीं दिया। मैंने तुम्हें औरों से कम दाम में इसीलिए तो बेचा था। इससे अच्छा होता कि मैं खुद ही बेचता। वैसे भी इस साल सिर्फ मेरे पास ही चिकन थे। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरी तो खुद की कमाई नहीं हो पा रही है। तोलाराम की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है जो वो शहर जा सके। कोई बात नहीं, तुम परेशान क्यों होते हो? जब तक तुम मेरे पैसे नहीं जुटा पा रहे हो, तुम मेरे ही दुकान से चिकन खरीदा करो। लालचंद के पास किशोर की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर किशोर इतनी महंगी चिकन बेचता था जिस वजह से लालचंद और कर्ज में जाए जा रहा था। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसका कर्ज कम हो सके। अब तो इतनी ज्यादा कर्ज हो गई कि मैं चाहकर भी कहीं और से चिकन नहीं खरीद सकूंगा। उसी दिन तोलाराम से मिलने उसका शहर का दोस्त ज्ञान आया। वो अपने साथ चिकन मोमो लाया था। ले भाई तोलाराम, ये खा तेरी पसंदीदार चिकन मोमो और जल्द से जल्द ठीक हो जा। ये कौन सी चीज है ज्ञान? लालचंद जी, ये चिकन मोमो है। इसकी शहर में बहुत मांग है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं लगता। बस थोड़ा सा चिकन और मैदा और इसे भाप में पकाकर बनाओ और बेचो। इसकी बहुत कमाई होती है। ये तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो गांव में बनाने लगे तो इसकी बहुत मांग होगी और इसमें तो चिकन भी ज्यादा नहीं चाहिए। लालचंद अब किशोर से कुछ ही चिकन खरीदता था और अपनी दुकान पर जाकर चिकन मोमो बनाता था और लोगों को बेचता था। गांव के सभी लोगों के लिए चिकन मोमो बिल्कुल ही नई चीज थी। सारे गांव वाले रोज चिकन मोमो खरीदने लगे और खाने लगे। लालचंद की बिक्री काफी बढ़ गई। लोग रोज काफी ऑर्डर देते चिकन मोमो के लिए। अब लालचंद की वापस से तरक्की देखकर किशोर को जलन होने लगी। ये लालचंद मेरी बिक्री कम करने की कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उपाय ले ही आता है। अब मुझे लगता है कोई और तरकीब लानी होगी। अब जब वापस लालचंद किशोर के पास चिकन लेने गया, उसे पता चला अब किशोर उसे चिकन देने से इनकार कर दिया। भाई मुझे माफ करना, वो आजकल शहर से बहुत ऑर्डर आ रही है और मेरी चिकन बिक जा रही है। लालचंद ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वो दुखी होकर घर आता तो देखता है ज्ञान वहां आया था और जब से ज्ञान ने लालचंद को चिकन मोमो के बारे में बताया है, वो रोज ज्ञान और उसके परिवार के लिए चिकन मोमो दिया करता था। उस दिन लालचंद की उदासी भरे चेहरे को देखकर ज्ञान उसे कारण पूछता है। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? लालचंद ज्ञान को सारी बातें बताता है। एक काम कर, तू इधर आ, मैं तुझे कुछ बताता हूँ। ज्ञान लालचंद को एक मंत्र बताता है। जब भी तू चिकन मोमो बनाने जाएगा तब मैदा सानते वक्त ये मंत्र पढ़ देना। तुम्हारी चिकन मोमो तैयार हो जाएगी। तुम एक ईमानदार इंसान हो, इसीलिए ये मंत्र तुम्हारे साथ अच्छे से काम करेगी। ये मंत्र ज्ञान को एक बाबा ने बताई थी कि जो इंसान ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनके काम में ये मंत्र उनकी मन मर्जी की तरह काम करती है। लालचंद ने ऐसा ही किया। वह मन में सोचता चिकन मोमो का और मैदा तैयार करते वक्त मंत्र पढ़ता और उसके सामने जादुई चिकन मोमो आ जाती थी। ऐसे ही अब लालचंद रोज चिकन मोमो बनाता
और बेचता। अब उस पे किसी का कोई कर्ज नहीं था। अब वो खुशी खुशी जादुई चिकन मोमो बनाता और गांव के सभी लोगों में बेचता था। बात राजनगर के एक हवलदार की है। उसका नाम था शिवाकांत। शिवाकांत का जैसा नाम था वैसा ही गुण था। वो अपना कर्म ईमानदारी से करते और हमेशा लोगों की मदद करते थे। आमतौर पर लोगों में जो पुलिस की छवि होती है, शिवाकांत की छवि उससे उलट थी। सहजता और सरलता, इतना कि खुद ही लोगों से वो बातें करते। कुल मिलाकर वो अपने आप में मस्त थे। परिवार के लोगों को साधारण स्थिति में रखते और स्वयं भगवान शिव की पूजा किया करते थे। एक दिन वो शाम को अपने घर पहुंचे। सामने से नन्ही दिव्या आ गई। दिव्या पिता को देखते ही खुश हो गई। पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। कैसी है मेरी बच्ची? दिव्या के मुंह से मीठी आवाज सुनते ही शिवाकांत की सारी थकान दूर हो गई। पत्नी मनोरमा ने शिवाकांत को पानी दिया। अरे पापा जी को कपड़े तो उतारने दो, पानी पीने दो, थोड़ा आराम करने दो। ठीक है मम्मा। दिव्या शांत होकर पापा के बगल में बैठ गई। पानी पीने के बाद शिवाकांत ने वर्दी उतारी। दिव्या को गोद में लेकर कहा, आज स्कूल में क्या क्या हुआ बेटा? पिताजी, कल हमारे स्कूल में बाल मेला लग रहा है और मुझे भी उसमें स्टॉल लगाना है। मैम ने मुझे पाव भाजी बनाने को कहा है। पापा जी, आप मुझे पाव भाजी बनाना सिखाएंगे ना? अरे बेटा, ये तो आपको अपनी मम्मी से सीखना चाहिए। नहीं, मुझे आपसे ही सीखना है पापा। बड़ी उलझन है। चलो ठीक है, पापा ही सिखाएंगे। दिव्या का चेहरा खिल उठा। शिवाकांत ने बेटी की खुशी के लिए हाँ तो कर दिया, मगर अब वो सोच में पड़ गया। कहीं मैंने हाँ कह के मूर्खता तो नहीं कर दी? शिवाकांत ने कभी पाव भाजी तो क्या, साधारण भोजन भी नहीं बनाया था, पर आज बेटी की जिद ने मुश्किल में डाल दिया था। शिवाकांत अपनी पत्नी से बात करता है। बच्ची का दिल रखना है। तुम्हें बनाना आता है भाग्यवान? मुझे भी नहीं आता पाव भाजी बनाने। मैंने कभी सीखा ही नहीं है पाव भाजी बनाना। उफ, ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब सारी जिम्मेदारी शिवाकांत के ऊपर थी। शिवाकांत स्नान करके मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने लगा। बाबा, अब लाज आपके हाथ में है। मेरी बेटी की भावनाओं की रक्षा कीजिए। किसी तरह रात बीती। सुबह फिर से शिवाकांत ने भगवान को नहला धुलाकर दूध से स्नान कराया और भोग लगाने के लिए गुड़ अर्पित किया। फिर आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें जैसे ही खुली, शिवाकांत हैरान रह गया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने एक टिफिन बॉक्स रखा था, वो भी एकदम नया। शिवाकांत ने जोर की आवाज लगाई। मनोरमा, ये टिफिन कहाँ से आ गया? हटाओ यहाँ से। कौन से टिफिन? मनोरमा दौड़ती हुई शिवाकांत के पास आई। मैंने तो नहीं रखा, आखिर कहाँ से आया ये टिफिन? तब तक दिव्या भी आ गई और टिफिन देखकर वो बहुत खुश हुई और तुरंत खोलने लगी। वाह पापा, नया टिफिन! कल इसी में पाव भाजी बनाकर लेके जाऊंगी। खोल कर देखो क्या है इसमें। टिफिन का डिब्बा खुला। सबकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई, क्योंकि उसमें पाव भाजी दिखाई दी, एकदम गर्मा गर्म। शिवाकांत भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपको कष्ट करना पड़ा अपने भक्त के लिए। पापा, ये देखिए, जादू! दिव्या ने टेस्ट करने के लिए जब पाव भाजी निकाली तो उसके अंदर फिर से पाव भाजी दिखाई देने लगी। दिव्या जैसे ही डब्बा खाली करती, डब्बा फिर से भर जाता। फिर उसके बाद दिव्या बाल मेला में पहुंची तो सब उसके ही स्टॉल पर आते और पाव भाजी की तारीफ करते नहीं थकते। अरे वाह दिव्या, काफी टेस्टी पाव भाजी है। किसने सिखाया बनाना? पापा ने। उस बाल मेला में दिव्या का स्टॉल प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस तरह एक ईमानदार और गरीब हवलदार की श्रद्धा, विश्वास एवं ईमानदारी की जीत हुई। अगली रात जब शिवाकांत सो रहे थे तो उसके सपने में साक्षात भगवान शिव आए। मैंने तुम्हें जिस चमत्कारी पाव भाजी का स्रोत दिया था,
अब मैं उस स्रोत को बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता खत्म हो गई है। भगवान शिव को ऐसा बोलता सुनकर शिवाकांत को लगा कि भगवान शिव ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करके मुझे जादुई पाव भाजी का स्रोत दिया, लेकिन मैंने अभी तक उसे जी भर कर खाया भी नहीं। उसकी समय सीमा भी खत्म होने वाली थी। शिवाकांत ने भगवान शिव से विनती की, हे प्रभु, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आपने समस्या के समय मेरी मदद करते हुए मुझे जिस जादुई पावभाजी के स्रोत को प्रदान किया था, अब उस स्रोत को आपको बंद कर देना चाहिए। परंतु प्रभु, अब तक मैंने उसे जी भर कर चखा भी नहीं है, और मेरी बच्ची को अचानक से अगर सुबह उठकर ये पता चला कि अब से ये पाव भाजी उसे दोबारा खाने को नहीं मिलेगी, तो हो सकता है उसके मन को थोड़ी सी ठेस पहुँचे। इसीलिए हे भोलेनाथ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे केवल 2 दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं इन 2 दिनों में अपनी बेटी को प्रेम पूर्वक ये बात समझा दूंगा, और उसके बाद आप इस स्रोत को बंद कर दीजिएगा। तथास्तु। भगवान शिव ने शिवाकांत की बात को मानते हुए उसे तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही शिवाकांत की नींद तुरंत खुली और उसने सोचा कि आखिर वो अगली सुबह अपनी बच्ची को कैसे समझाएगा, क्योंकि अगर उसकी बच्ची ने इस बात पर जिद करना शुरू कर दिया या वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई तो उसके मन को बहुत ठेस पहुंचेगी। इसलिए उसे बहुत प्रेम से अपनी बेटी को इस बात को समझाना होगा। अगली सुबह जब दिव्या तैयार होकर स्कूल जाने लगी तो उसने अपनी माँ से वो जादुई डिब्बा मांगा। माँ, वो पाव भाजी वाला डिब्बा किधर है? अपने पापा से पूछो बेटा, वो रखे थे। पापा, टिफिन कहाँ है? अब उस जादुई डब्बे का समय पूरा हो गया है बेटा। अब उसे जिसका था उसे वापस करना है। ठीक है पापा। ये सुन शिवाकांत की बेटी थोड़ी उदास हो गई। आखिर किसका है ये डिब्बा पापा? बेटी, वो डिब्बा तो हमें भगवान शिव ने दिया था, लेकिन उस डिब्बे की ज़रूरत अभी बहुत से लोगों को है। तुम्हें तुम्हारे स्कूल के मेले के लिए उसे दे दिया गया था, लेकिन दुनिया में और बहुत से लोग हैं जो भूखे रहते हैं और उन्हें उस डिब्बे की ज़रूरत है। इसीलिए भगवान शिव ने मेरे सपने में आकर मुझसे ये डिब्बा वापस मांगा है। फिर कोई बात नहीं पापा, भगवान जी से बोलिएगा थैंक यू डिब्बा देने के लिए। और फिर शिवाकांत की बेटी ने अपने हाथों से वो डिब्बा उठाकर अपने पिता को दे दिया। अगर इस डिब्बा की जरूरत किसी और को हमसे ज्यादा है तो इसे उन्हीं के पास रहना चाहिए पापा, क्योंकि हमारे पास खाने की तो कमी नहीं है। ये सुनकर शिवाकांत की आंखें भर आई और उसे अपनी बेटी की समझदारी पर गर्व होने लगा। बैजू अपने परिवार के साथ मुंबई में एक पुराने से घर में बहुत सालों से रह रहा था। इस बार जब से उसको डेंगू हुआ वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। हर वक्त हाथ पैर में दर्द की वजह से करहाता रहता। पत्नी शारदा बच्चों को स्कूल भेजकर घर का सारा काम निपटाती। मोती कुत्ते को दूध रोटी देकर फिर काम पर जाती। एक दिन जब वो काम पर पहुंची तो आज कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है बच्चों को तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे ही पसंद है। जल्दी करो। मालकिन, सारी तैयारी है, बस अभी झट से बना दूंगी। शारदा ने हाथ धोकर तुरंत छोले चढ़ा दिए और तैयारी करने लगी। आधे घंटे में छोले तैयार हो गए। भटूरे बनाने लगी। बच्चों ने भटूरे खाए तो मम्मी, मुझे टिफिन में भी छोले भटूरे चाहिए। शारदा दीदी के हाथ के छोले भटूरे मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। पहले तुम लोग खा लो, टिफिन के लिए बना दूंगी। शारदा, तुम अपनी एक छोले भटूरे की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? सब तुम्हारे छोले भटूरे के दीवाने हैं। मालकिन, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? इच्छा तो हमारी भी यही है। देखो, कुछ पैसों की तो हम भी मदद कर देंगे, पर हमारा खाना तुम्हें बनाना होगा। उसकी तरफ से आप निश्चिंत रहे, इस बार में कुछ सोचती हूँ। उस दिन जब शारदा घर आई तो बैजू बहुत बेचैन था। जब से वो बीमार पड़ा था तब से उसको शारदा का काम पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। शारदा, तू काम छोड़ क्यों नहीं देती? काम तो छोड़ दो, पर कैसे सबका पेट पालेंगे? तुम भी बीमार पड़े हो। हम अपनी खुद की छोले भटूरे की दुकान ना खोल लें?
तू कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है। शारदा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, आज ये कैसा संजोग है कि यही बात मालकिन ने भी कही और तुम भी कह रहे हो। मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। रानी और गोलू के स्कूल में मेरी थोड़ी जान पहचान है। मैं कल वहाँ बात करके आता हूँ कि उनके स्कूल के बाहर थोड़ी जगह मिल जाती तो वहीं दुकान बना लेते। मैं कैसे इतना सब कर पाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा है। आज रात शारदा को नींद नहीं आई। एक बार दुकान खुल जाती तो पैसा ही पैसा होगा, तब तो एक एक चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। बैजू भी ठीक होकर मेरे साथ दुकान पर ही बैठा करेगा। दूसरे दिन बैजू स्कूल गया। थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद जगह का इंतजाम हो गया। शारदा, जगह का इंतजाम हो गया। अब दुकान खोलने के लिए पैसे का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। आज ही मालकिन से बात करूंगी। शारदा जहाँ जहाँ काम करती थी सब जगह से पैसे उधार लिया और दुकान खोल दी। सुबह 5 बजे उठ जाती और 2 कोठियों का काम निपटा आती, फिर दुकान पर चली जाती। कुछ ही समय में उसकी दुकान चलने लगी। घर में पैसे आने लगे तो बैजू का इलाज भी ठीक से हो गया। मोती दिन भर दुकान पर ही बैठता। सभी ग्राहक उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन, अब तो मैं भी ठीक हो गया हूँ, तो काम पर जाने से पहले दुकान खोल दिया कर। भटूरे बनाकर मैं ही बेच दिया करूँगा। सुबह सुबह बहुत से काम करने वाले मजदूर मिस्त्री खाने के लिए भटकते रहते हैं। बात तो ठीक कह रहे हो। उससे तो अच्छा है कि मैं अब कोठी वाले काम छोड़कर पूरी तरह से यही धंधा करूं। अब तो हमने सबके पैसे भी चुका दिए हैं, बल्कि तुम बगल में एक चाय की टपरी डाल लो। बड़े पते की बात कही है तूने। दोनों ने मिलकर टपरी का इंतजाम किया और अगले हफ्ते ही चाय की टपरी खोल दी। छोले भटूरे की दुकान सुबह 7 बजे खुल जाती तो सारे मजदूर वहीं आकर खाते। अब कौन चूल्हा जलाए और रोटी बनाए, उनकी खूब आमदनी होने लगी। मैं सोच रही हूँ बच्चों का दाखिला किसी अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूल में करवा दिया जाए। कोठी के बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी गिट-पिट अंग्रेजी में बात करेंगे। हाँ, लेकिन हमारे बच्चों का दाखिला होगा कैसे? दोपहर को शुक्ला जी आता है ना छोले भटूरे खाने, उसकी जान पहचान कई स्कूलों में है। उसी से बात करते हैं, वही करवाएगा। उस दिन शारदा ने उस शकुंतला से बात चलाई। अरे हाँ भाई, मैं दोनों का दाखिला अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवा दूंगा। बस हमें रोज गरम गरम छोले भटूरे मिल जाए। ये भी कोई कहने की बात है। एक हफ्ते में थोड़ी बहुत भाग दौड़ी के बाद बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में हो गया। कुछ साल बीत गए। अब बच्चे बड़े हो गए थे। उन्होंने अपनी पक्की दुकान भी बनवा ली थी। अब दोनों साथ साथ छोले भटूरे और चाय बेचते थे। एक दिन, मम्मी, हमें इस झोपड़ी पट्टी में नहीं रहना है। सारे बच्चे कोठी में रहते हैं। हम कम से कम किराए के घर में तो रह ही सकते हैं। यहाँ कितनी बदबू आती है। हाँ बेटा, हम घर खरीद रहे हैं, जरूर जल्दी ही शिफ्ट कर लेंगे। सच माँ? तुमने हम लोगों से बताया क्यों नहीं? हम तुम्हें बता देते तो तुम लोग अपने पड़ोस में सबको बता देते। और अभी मुंह बंद ही रखना जब तक हम वहाँ पहुँच न जाए। रानी और गोलू बहुत खुश हुए। 1 महीनों में ही उन्होंने अपना छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें आ गए। छोले भटूरे की दुकान के साथ साथ चाय की टपरी भी खुश चल रही थी। एक दिन उनका पुराना पड़ोसी राधे श्याम आया। बैजू, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। 5,000 रुपए दे देते तो हम भी अपने एक चाय पकौड़ी की दुकान खोल लेते। मेरे ही बगल में दुकान खोलने का तो मेरी चाय कौन पिएगा? ये तो वही बात हुई कि मियाँ की जूती मियाँ के सर। इतनी रकम कहाँ बचती है भैया? अभी तो घर खरीद लिया, एक भी पैसा नहीं है। रहने दो, कहीं और से व्यवस्था करनी होगी। उसके जाते ही, अब सबकी नजरें हम पर हैं। सब सोचते हैं बड़ी आसानी से हम पैसे कमा रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमने कितनी मेहनत की है हम ही जानते हैं। हमने दिन को दिन नहीं समझा। तो सारी सारी रात मसाले बनाया करती थी, मैं मैदा गूंथता रहता था। छोड़ो, भी मना कर दिया ना बस। दूसरे दिन सुबह सुबह बैजू की दुकान पर बहुत भीड़ थी। तभी राधे श्याम कुछ लोगों को लेकर आ गया। जरा हमें भी छोले भटूरे खिलाना भाई। थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी तो पहले से ही बहुत बिगड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई छोले भटूरे नहीं बना सकता? तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। चलो भाइयों चलो, हम दूसरी जगह खाने चलते हैं।
इनकी दुकान हम बर्बाद करके रहेंगे। देखो भाई, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। जिसको जहाँ खाना है खाएगा। पता नहीं क्यों ताव दिखाता है। हमारे लिए तो हमारे रोज वाले ग्राहक भगवान है। इनका क्या है, कभी कभी आ जाएंगे। इनसे थोड़ी हमारी दुकान चलती है। शारदा की बात सुनकर सभी ग्राहक खुश हो गए। जय जयकार सभी करने लगे। देखो बहन, अगर वो आदमी ज्यादा ताव दिखाता है तो हम उसकी मरम्मत कर देंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ भाई, आप लोगों की बूते पर मैं भी रोशनी बनी बैठी रहूंगी। दूसरे दिन जब बैजू और शारदा अपने दुकान खोलने गए तो देखा उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ। बजाय चिंतित होने के वजह उन्होंने जाकर राधेश्याम के पास नामजद रिपोर्ट करवा दिया। कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? हुजूर, कल सबके सामने वो हमें डरा धमका कर गया था। दरअसल उसने मुझसे उधार मांगा था, मैंने मना कर दिया था, इसीलिए भुना बैठा है। थानेदार ने बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज की। उसने बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन सुबह आने का वादा किया। शारदा और बैजू जब दुकान पर आते थे तभी राधाश्याम दुकान के पीछे पड़ा करहा रहा था और उनका कुत्ता मोती उसकी पेट मुंह में रखकर हाँफ कर रहा था। मोती, तूने आखिरकार चोर पकड़ ही लिया। अभी थानेदार साहब आते ही होंगे, उन्हें प्रमाण मिल जाएगा। थानेदार को सबूत मिल गया था। उन्होंने राधेश्याम को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद बैजू और शारदा ने कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। देख शारदा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारी छोले भटूरे की दुकान इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग हमसे दुश्मनी करेंगे। अब हम गरीब नहीं है बैजू। राघव एक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम सुहानी था। सुहानी जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी और राघव ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि सुहानी को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। एक दिन सुहानी, ओ सुहानी, उठ जा बेटी, सुबह हो गई है, नाश्ता कर ले। आइए नाश्ता कर लीजिए, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी आते हैं। सुहानी को आने तो दो, सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। सुहानी फ्रेश होकर आती है और वो तीनों मिलकर एक साथ नाश्ता करते हैं। चलो सुहानी, अब तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देती हूँ। ठीक है माँ। सुहानी स्कूल चली जाती है और राघव अपने खेत पर चला जाता है। रानी घर पर अकेले बैठकर, नाम रानी और काम नौकरानी वाला, अब जाके छुटकारा मिला है। इन दोनों ने तो पूरा दिमाग खराब कर रखा है। रानी जरा ये ला दो, रानी जरा वो ला दो, मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। जब देखो काम काम काम। सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। सुहानी के स्कूल से आने के बाद उसकी माँ अपने रूप असली रंग में आ जाती है और सुहानी से चिल्लाकर कहती है, आ गई महारानी, चल जा घर साफ कर, जल्दी पोंछा मार, बहुत गंदा हो गया है। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रही हो? पहले तो तुमने कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। ज्यादा माँ माँ कहा ना तो तेरा ये गला दबा दूंगी। चल जा, जो कहा है वही कर। सुहानी को ये सब बहुत बुरा लगता है, पर उसे समझ आ जाता है कि उसकी सौतेली माँ उसकी असली माँ जैसे नहीं है और वो रोते रोते कहती है, हमें तो लगा था कि तुम हमारा बहुत ख्याल रखोगी, पर तुम तो बिल्कुल वैसे हो ही नहीं जैसे मेरी माँ थी। चल चल, ये मगरमच्छ की आंसू मुझे मत दिखा, समझी? और जाकर घर की सफाई कर। सुहानी रोते रोते घर की सफाई करने लगती है। काम करते करते उसको भूख लग जाती है। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने स्कूल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया। क्या कहा? तुझे खाना दूं? ढंग से सफाई कर नहीं रही है और तुझे मैं खाना दूं? हाँ, जब देखो तब खाती ही रहती है। चल जा, अभी खाना नहीं दूंगी। तभी राघव घर वापस आ जाता है और सुहानी को देखकर कहता है, अरे सुहानी, तुम्हें काम किसने करने को कहा? चलो आओ, खाने का वक्त हो चुका है, हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। राघव को अचानक देखते ही रानी बोलती है, अरे हाँ राघव, देखो ना, ये जब से स्कूल से आई है तब से साफ सफाई में ही लगी हुई है। मैं भी यही कह रही थी कि जाओ हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, पर ये तो मेरी एक भी नहीं सुनती। सुहानी चुपचाप ये सब सहती रहती है
और ऐसे ही उसके साथ अत्याचार होता रहता है। रानी उसे एक ही टाइम का खाना देती थी और हमेशा उसे घर का काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रानी, जाओ सुहानी को दूध दे दो, रात हो गई है। ठीक है जी। बड़ी आई दूध पीने वाली, अभी बताती हूँ इसे। सारे दूध में पानी मिलाकर रख दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे पीती है। रानी दूध में पानी मिलाकर सुहानी को दे देती है। ये लो दूध पी लो, काम चोर कहीं की। माँ, इसमें तो पानी मिला है, तुमने दूध में पानी मिला दिया, ऐसा क्यों करती हो माँ? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। रानी सुहानी के साथ हमेशा ऐसे ही करती थी। वो उसे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा अच्छा दूध खुद पी लेती थी। हे भगवान, तुमने मेरी माँ को क्यों छीन लिया मुझसे? ये मेरी माँ नहीं है, ये तो मेरी सौतेली माँ है, जो मुझे प्यार ही नहीं करती और मुझसे सिर्फ काम ही करवाती है। जा और लकड़ी काट कर ले आ, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। ठीक है माँ। सुहानी अकेली जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, मेरी सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती, ऊपर से मेरे दूध में पानी मिलाकर मुझे दे देती है। कम से कम खाना नहीं तो दूध दे देती, पर वो तो उस दूध में भी पानी मिला देती है। इतना कहते ही सुहानी वहाँ से जा ही रही होती है कि वहाँ एक साधु को पेड़ के नीचे जप करते देखती है। अचानक साधु के पास एक सांप आ जाता है, जो साधु को काटने ही जा रहा होता है कि तुरंत सुहानी सांप को वहाँ से भगा देती है और उससे साधु बाबा की आंखें खुलती है। बेटी, आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा धन्यवाद। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। ये तो मेरा फर्ज था साधु बाबा। तुम बहुत ही नेक लड़की लगती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत परेशानी है। कहो बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? साधु बाबा, मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, पर वो सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और खाना भी नहीं देती। रात होती है तो दूध में पानी मिलाकर मुझे पीने दे देती है। अब आप ही बताओ, मैं कैसे परेशान ना रहूं? बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते ही वो अपने जादुई मंत्र से एक जादुई गाय सुहानी को दे देते हैं और कहते हैं, बच्ची, तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ दूध में पानी मिलाकर तुम्हें दे देती है। ये एक जादुई गाय है। इस गाय से तुम जब भी दूध मांगोगी तब ये गाय तुम्हें अच्छा दूध देगी। और याद रहे, जब भी तुम इससे दूध मांगो तो साफ दिल से मांगना। अगर कोई इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता तो वो दूध काला हो जाता है। इसीलिए ये बात याद रखना। ये सुनकर सुहानी बहुत ही खुश हो जाती है और वो जादुई गाय को अपने घर ले आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी देखो, मुझे एक साधु बाबा ने जादुई गाय दी है और कहा है कि तुम इससे जितना भी दूध मांगो ये जादुई गाय तुम्हें दे देगी। क्या, एक जादुई गाय? अरे वाह, चलो बेटी, अब हमें दूध खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। अगली सुबह सुहानी जादुई गाय के पास जाकर कहती है, जादुई गाय, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे तुम पीने के लिए दूध दे दो। सुहानी की बात सुनकर जादुई गाय उसे दूध दे देती है। ये देखकर सुहानी की सौतेली माँ खुद से कहती है, अरे ये तो जादुई गाय है। एक काम करती हूँ, सुहानी के स्कूल जाने के बाद जादुई गाय के पास जाकर मैं भी उसे दूध मांगूंगी। सुहानी वो दूध पीकर स्कूल चली जाती है और उसकी सौतेली माँ वैसे ही जादुई गाय के पास जाकर उसे कहती है, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। ये सुनकर जादुई गाय सफेद दूध की जगह काला दूध दे देती है और काला दूध देखकर रानी कहती है, अरे ये क्या, ये तो काला दूध है। पर सुहानी के पास तो सफेद दूध था। मैं फिर से इस जादुई गाय को कहती हूँ, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। वो जादुई गाय फिर से काला दूध दे देती है। उसे ये बात पता नहीं होता कि जो भी उस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता, वो जादुई गाय उसे काला दूध दे देती है। जब सुहानी स्कूल से घर आती है और काला दूध देखकर समझ जाती है
कि उसकी सौतेली माँ ने ही इस जादुई गाय से दूध मांगा होगा। क्या हुआ माँ? तुम इस जादुई गाय से दूध मांगना चाह रही थी? तुम्हें बता दूं कि जो भी इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध मांगता है उसे ही वो अच्छा दूध देती है। पर तुमने इससे साफ दिल से दूध नहीं मांगा, इसलिए इसने तुम्हें काला दूध दिया। ये सुनकर रानी को बहुत ही बुरा लगता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो सुहानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे पिताजी से भी माफी मांगती हूँ। अब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। तुम मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर तुम्हें समझ तो आया। ऐसे ही रानी राघव से भी माफी मांग लेती है और वो तीनों मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। उस जादुई गाय के कारण उसकी सौतेली माँ सुहानी की असली माँ जैसे ही हो जाती है। पंकज एक गरीब लड़का था। वो अपने 8 वर्षीय बेटे राजू के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। राजू को पंकज ने एक सरकारी स्कूल में डाल रखा था। वो स्कूल बहुत ही दूर था। पंकज उसको अपने साथ ही स्कूल लेकर जाता था और साथ ही स्कूल से लेकर आता था। पंकज छोटे मोटे काम करके ही अपना गुजारा कर रहा था। पापा जल्दी चलो, अगर देर हो गई तो मुझे पीछे बैठना पड़ेगा और पीछे पंखे की हवा नहीं आती है। अब गर्मी बढ़ती ही जा रही है। हाँ बेटा रुक, अभी बस तेरा लंच पैक कर देता हूँ। लंच में भी आप मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं देने वाले, वही सूखी रोटी और मुक्का प्याज। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे लजीज खाना नहीं खिला सकता। रोटी और प्याज खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। अब सब्जी हमारे नसीब में कहाँ है भला। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे आप रोटी और प्याज ही दे दीजिए। राजू और पंकज स्कूल के लिए चल पड़ते हैं। स्कूल पहुंचकर राजू के अध्यापक पंकज को रोकते हुए कहते हैं, देखो पंकज, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, पर तुमने 3 महीने से उसकी फीस नहीं भरी है, जिसकी वजह से हमें उसको स्कूल से निकालना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं जानता हूँ मास्टर जी, अभी मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, जिस वजह से मैं राजू की फीस देने में असमर्थ हूँ। 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, मैं पूरे पैसे आपको दे दूंगा, पर उसे स्कूल से मत निकालिए। राजू को पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, राजू होनहार विद्यार्थी है, इस वजह से हम तुम्हें 1 महीने की मोहलत और देते हैं। अगर तुमने समय पर फीस नहीं जमा की तो हमें मजबूरन राजू को स्कूल से निकालना पड़ेगा और ये राजू के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगले दिन फिर से राजू और पंकज स्कूल के लिए रवाना होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक आइसक्रीम वाला दिखता है। देखो पापा, कितनी अच्छी आइसक्रीम लग रही है। मुझे तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम चाहिए, प्लीज दिला दो ना। नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला सकूं। मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपए है। पापा, मुझे आप 1 ही रुपए दे दीजिए, मैं उसी से आइसक्रीम खरीद लूंगा। गर्मी कितनी तेज हो रही है। जैसा तेरा मन करे वैसा कर। ये ले 1 रुपए। राजू 1 रुपए लेकर आइसक्रीम वाले के पास जाता है, जहाँ पर उसका 1 रुपए देखकर आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। अरे भाई, आजकल 1 रुपए में भला कौन सी आइसक्रीम आती है? 10 रुपए से कम कोई आइसक्रीम नहीं है। जाओ यहाँ से जाओ, यहाँ कोई लूट नहीं मची हुई है आइसक्रीम की। भैया बहुत गर्मी हो रही है, एक आइसक्रीम दे दो ना। आइसक्रीम वाला राजू को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। राजू रोता हुआ पंकज के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। पंकज उसे समझा बुझाकर स्कूल ले जाने के लिए तैयार करता है। रास्ते में तेज धूप होने की वजह से वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। हमारे पास तो यही पड़े हैं जो हमें छाया देते हैं और हम इनकी छाया से अपने आप को ठंडा महसूस करते हैं। हमें भला कोई आइसक्रीम थोड़ी ना देगा, ये तो अमीरों की शौक है। दोनों वहाँ पर थोड़ा आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं और पंकज की ओर देखते हुए कहते हैं, बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? पिताजी, मैं तो रोज रोटी और मुक्का प्याज खाता रहता हूँ। आज मुझे लगता है साधु महाराज को उन रोटियों की ज्यादा जरूरत है। अभी बस्ते से निकाल कर देता हूँ, पर वो रोटियाँ तो
तुम्हारी है। अगर तुम साधु महाराज को दे दोगे तो भूखे रह जाओगे। पिताजी, आज उसकी जरूरत इन साधु महाराज को ज्यादा है। हमारे मास्टर जी ने सिखाया है कि हमें किसी को भूखे नहीं रखना चाहिए। और अभी तो सुबह हुई है और साधु महाराज को बहुत तेज भूख लग रही होगी, तो उन रोटियों की जरूरत पहले साधु महाराज को ही है। पंकज और राजू खुशी खुशी साधु महाराज को रोटी खिला देते हैं, जिसकी वजह से साधु महाराज उनसे बहुत खुश होते हैं और राजू के उदासी चेहरे को देखकर कहते हैं, मैं तुम्हारी सब दुविधा जानता हूँ बेटा। ये लो छतरी, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम्हारे खाना खिलाने से मेरी भूख शांत हो गई है। मेरे पास और कुछ तो नहीं है, बस ये एक छतरी है, इसे तुम रख लो। साधु महाराज की कृपा समझकर वो छतरी को अपने पास रख लेते हैं। कुछ दिन तक वो उस छतरी का कोई प्रयोग नहीं करते। फिर एक दिन दोपहर को बहुत तेज धूप होने की वजह से पंकज राजू से कहता है, राजू, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो साधु महाराज की ये छतरी लेकर जाओ, जिससे तुम्हें धूप कम लगेगी। हाँ पापा, अब तो हमारे पास छतरी है। राजू जैसे ही उस छतरी को खोलता है तो उसमें बहुत सारी आइसक्रीम लटक रही होती है। ये देखकर राजू को बहुत आश्चर्य होता है। पापा, ये देखो कितनी सारी आइसक्रीम। ये इतनी सारी आइसक्रीम इस छत्ते में से कैसे लटक रही है? ये तो साधु महाराज का छत्ता है ना। मुझे लगता है साधु महाराज को हमारी समस्या पता थी, इसीलिए उन्होंने इस छत्ते में इतनी सारी आइसक्रीम रख दी। मेरा आइसक्रीम खाने का मन था ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। जरा मुझे ये ऑरेंज वाली आइसक्रीम खिलाना तो सही। मैं 2 चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाऊंगा। वो दोनों 2 आइसक्रीम तोड़ते हैं, पर उनकी खुशी का तब और भी ठिकाना नहीं रहता जब टूटी हुई आइसक्रीम की जगह पर एक नई आइसक्रीम फिर से लटकने लगती है। वो जितनी आइसक्रीम तोड़ते उतनी आइसक्रीम उस छत पर वापस लग जाती। ये तो कमाल हो गया। हमने बाबा को बस 2 सूखी रोटी खिलाई थी, उन्होंने तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी। अब हम जी भर के आइसक्रीम खा सकते हैं। पंकज और राजू जी भर के आइसक्रीम खाते हैं और फिर भी आइसक्रीम खत्म नहीं होती। तो पंकज राजू से कहता है, राजू, ये तो जादुई आइसक्रीम छत्ता लगता है। इसमें से तो आइसक्रीम खत्म ही नहीं हो रही है। हमें ये आइसक्रीम गरीब बच्चों में बांट देनी चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे आइसक्रीम खाने में असमर्थ होते हैं। और इस छतरी से तो हम कितनी भी आइसक्रीम खा सकते हैं। ये छतरी तो हमें आइसक्रीम देती ही रहेगी। हाँ पापा, मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। सबको मैं तरह तरह की आइसक्रीम दूंगा। बहुत मजा आने वाला है अब तो। राजू अपने सभी दोस्त को बुलाकर जी भर के आइसक्रीम खिलाता है और जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त खुश होते हैं। अब पंकज और राजू रोज गरीब बच्चों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम बांटते थे और वो ठंडी आइसक्रीम पूरा दिन बच्चों को गर्मी का एहसास नहीं होने देती थी, जिसकी वजह से मोहल्ले के सभी लोग आराम से रह रहे थे। उन पर गर्मी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये तो कमाल ही हो गया बाबूजी। ऐसी आइसक्रीम तो मैंने कहीं नहीं देखी। ये आइसक्रीम तो गर्मी को मार रही है। इसमें तो हम गर्मी के प्रकोप से बच जाएंगे। इसको खाने से तो तरोताजगी महसूस होती है और धूप भी नहीं लगती है। पंकज अब जितनी चाहे उतनी उस छतरी से आइसक्रीम मांग सकता था। वो एक साइकिल पर तरह तरह की आइसक्रीम रखकर बेचने के लिए चल देता है और 1 रुपए में सारी आइसक्रीम बेच देता है, जिससे सभी लोग उससे आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। आइसक्रीम का स्वाद भी सभी आइसक्रीम से बहुत अच्छा होता है, इसलिए अमीर लोग भी उससे आइसक्रीम खरीदते हैं। उसकी आइसक्रीम के लिए लंबी लाइनें लगी हुई होती है। ये देखकर पंकज बहुत खुश हो जाता है। राजू बेटा, देखो हमने आइसक्रीम बेच बेच कर कितने पैसे कमा लिए और अब हम अमीर बनने वाले हैं। आज हमारे पास अपना खुद का मकान है और खुद की गाड़ी भी है। अब हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। पंकज और राजू अपनी आइसक्रीम छतरी को पाकर बहुत खुश थे और उससे भी ज्यादा खुशी उन्हें लोगों की मदद करने में मिल रही थी। तिलकपुर नाम का एक गांव था। वो गांव शहर के सबसे आखिर छोर पर था। वहां से शहर जाने में पैदल 1 दिन लग जाता था। वहां के लोग अपना सारा काम गांव में ही करा करते थे। गांव में लालचंद नामक का एक इंसान रहा करता था। लालचंद चिकन बेचने का काम करता था। हाँ जी, कितना चिकन दे दूं? अच्छा 2 किलो, रुकिए अभी देता हूँ। वो अपनी दुकान पर सस्ते दामों में चिकन बेचा करता था, लेकिन वो ये काम इस वजह से कर पाता था क्योंकि उसका एक भाई था, तोलाराम,
जो रोज शहर जाने वाली बस पर चढ़कर काम करने गांव से शहर जाया करता था। उसके आने जाने का खर्च उसके शहर में रहने वाले मालिक दिया करते थे, जिस वजह से तोलाराम को आने जाने की कोई समस्या नहीं होती थी। और इसी वजह से लालचंद भी अपने दुकान के लिए चिकन सस्ते दाम में शहर से मंगवा लिया करता था। भाई जल्दी शहर जा और मेरा काम मत भूलना। लालचंद की दुकान अच्छी खासी चलती थी, मगर उसी गांव में एक किशोर नाम का व्यक्ति रहता था। वो भी चिकन बेचने का ही काम किया करता था। किशोर के पास अपना फार्म था, जिसमें वो चिकन को रखता था और चिकन के साथ साथ अंडे भी बेचा करता था। तोलाराम, तुम ऐसा करो, अगले हफ्ते होली है, शहर में भी काफी चिकन की मांग होगी। ऐसा करो कि तुम कल ही हमारे ऑर्डर के लिए बात कर लेना। इस बार की होली में ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। और तो और होली की छुट्टी भी हो जाएगी, फिर हमें खुद ही खर्च करके शहर जाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे पहले ही बात करके रखना होगा। तोलाराम अगले दिन ही चिकन का ऑर्डर दे देता है, मगर तोलाराम की अचानक तबीयत बहुत खराब हो जाती है। लालचंद को लगा तोलाराम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने चिकन के ऑर्डर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। मगर होली के एक दिन पहले ही तोलाराम की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि वो बोलने के काबिल भी नहीं रहता है। तोलाराम से तो बोला तक नहीं जा रहा। वो इस हालत में शहर जाकर मेरा ऑर्डर कैसे ले आ पाएगा? मैं अकेले भी नहीं जा सकता। शहर में कितने चिकन की दुकान होंगे, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा तोलाराम ने किसमें ऑर्डर दिया है? ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब इस बार मेरी कमाई कैसे होगी? इधर किशोर अपनी बिक्री के बारे में सोचता रहता है। ये लालचंद हर बार सस्ते दाम में शहर से चिकन खरीद कर बेचता है, जिस वजह से मेरी कमाई आधी से भी ज्यादा कम हो जाती है। मेरे गांव वाले उसी से ही चिकन खरीदते हैं। मेरी खुद की फार्म होने के बावजूद लालचंद की कमाई मुझसे ज्यादा होती है। इधर लालचंद सोच में लगा हुआ था, आखिर जो एडवांस पैसे उस शहर के चिकन वाले को दिया है उसे कैसे चुकाया जाएगा। तभी लालचंद के दिमाग में किशोर का ख्याल आता है। क्यों ना मैं इस साल किशोर के फार्म से ही चिकन खरीद लूं? आखिर वो इस गांव का ही है, मुझे तो थोड़ी सस्ती दाम में चिकन बेच ही देगा। ऐसा सोचता हुआ लालचंद किशोर के पास जाता है। किशोर भाई, मुझे तेरी थोड़ी मदद चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि तू मुझे थोड़े कम दाम में चिकन बेचे और बिक्री होने पर हम दोनों मुनाफा आपस में बांट लें? किशोर लालचंद की बातें सुनकर समझ गया कि इस साल लालचंद शहर से चिकन नहीं ला पाया है और अब उसके पास उसके यहाँ से चिकन खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं है। किशोर इस बात का फायदा उठाता है। क्यों नहीं भाई, आखिर हम दोनों एक ही गांव के हैं और हमारा काम भी एक ही है। मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि तू मेरी फार्म से ही चिकन खरीद, पर तू खामखा शहर से चिकन लाया करता था। किशोर ने थोड़ा पैसा कम करके लालचंद को बताया। अरे ये तो अब भी मेरे शहर वाले दाम से काफी ज्यादा है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है, मुझे यही खरीदना होगा। लालचंद वही महंगी चिकन खरीदकर अपने दुकान पर बेचने लगता है, पर उससे उसका जितना मुनाफा हुआ उतने में वो बस शहर में एडवांस वाले पैसे जुटा पाया। क्यों भाई लालचंद, तूने तो मुझे मुनाफा का एक भी पैसा नहीं दिया। मैंने तुम्हें औरों से कम दाम में इसीलिए तो बेचा था। इससे अच्छा होता कि मैं खुद ही बेचता। वैसे भी इस साल सिर्फ मेरे पास ही चिकन थे। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरी तो खुद की कमाई नहीं हो पा रही है। तोलाराम की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है जो वो शहर जा सके। कोई बात नहीं, तुम परेशान क्यों होते हो? जब तक तुम मेरे पैसे नहीं जुटा पा रहे हो, तुम मेरे ही दुकान से चिकन खरीदा करो। लालचंद के पास किशोर की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर किशोर इतनी महंगी चिकन बेचता था जिस वजह से लालचंद और कर्ज में जाए जा रहा था। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसका कर्ज कम हो सके। अब तो इतनी ज्यादा कर्ज हो गई कि मैं चाहकर भी कहीं और से चिकन नहीं खरीद सकूंगा।
उसी दिन तोलाराम से मिलने उसका शहर का दोस्त ज्ञान आया। वो अपने साथ चिकन मोमो लाया था। ले भाई तोलाराम, ये खा तेरी पसंदीदार चिकन मोमो और जल्द से जल्द ठीक हो जा। ये कौन सी चीज है ज्ञान? लालचंद जी, ये चिकन मोमो है। इसकी शहर में बहुत मांग है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं लगता। बस थोड़ा सा चिकन और मैदा और इसे भाप में पकाकर बनाओ और बेचो। इसकी बहुत कमाई होती है। ये तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो गांव में बनाने लगे तो इसकी बहुत मांग होगी और इसमें तो चिकन भी ज्यादा नहीं चाहिए। लालचंद अब किशोर से कुछ ही चिकन खरीदता था और अपनी दुकान पर जाकर चिकन मोमो बनाता था और लोगों को बेचता था। गांव के सभी लोगों के लिए चिकन मोमो बिल्कुल ही नई चीज थी। सारे गांव वाले रोज चिकन मोमो खरीदने लगे और खाने लगे। लालचंद की बिक्री काफी बढ़ गई। लोग रोज काफी ऑर्डर देते चिकन मोमो के लिए। अब लालचंद की वापस से तरक्की देखकर किशोर को जलन होने लगी। ये लालचंद मेरी बिक्री कम करने की कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उपाय ले ही आता है। अब मुझे लगता है कोई और तरकीब लानी होगी। अब जब वापस लालचंद किशोर के पास चिकन लेने गया, उसे पता चला अब किशोर उसे चिकन देने से इनकार कर दिया। भाई मुझे माफ करना, वो आजकल शहर से बहुत ऑर्डर आ रही है और मेरी चिकन बिक जा रही है। लालचंद ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वो दुखी होकर घर आता तो देखता है ज्ञान वहां आया था और जब से ज्ञान ने लालचंद को चिकन मोमो के बारे में बताया है, वो रोज ज्ञान और उसके परिवार के लिए चिकन मोमो दिया करता था। उस दिन लालचंद की उदासी भरे चेहरे को देखकर ज्ञान उसे कारण पूछता है। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? लालचंद ज्ञान को सारी बातें बताता है। एक काम कर, तू इधर आ, मैं तुझे कुछ बताता हूँ। ज्ञान लालचंद को एक मंत्र बताता है। जब भी तू चिकन मोमो बनाने जाएगा तब मैदा सानते वक्त ये मंत्र पढ़ देना। तुम्हारी चिकन मोमो तैयार हो जाएगी। तुम एक ईमानदार इंसान हो, इसीलिए ये मंत्र तुम्हारे साथ अच्छे से काम करेगी। ये मंत्र ज्ञान को एक बाबा ने बताई थी कि जो इंसान ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनके काम में ये मंत्र उनकी मन मर्जी की तरह काम करती है। लालचंद ने ऐसा ही किया। वह मन में सोचता चिकन मोमो का और मैदा तैयार करते वक्त मंत्र पढ़ता और उसके सामने जादुई चिकन मोमो आ जाती थी। ऐसे ही अब लालचंद रोज चिकन मोमो बनाता और बेचता। अब उस पे किसी का कोई कर्ज नहीं था। अब वो खुशी खुशी जादुई चिकन मोमो बनाता और गांव के सभी लोगों में बेचता था। बात राजनगर के एक हवलदार की है। उसका नाम था शिवाकांत। शिवाकांत का जैसा नाम था वैसा ही गुण था। वो अपना कर्म ईमानदारी से करते और हमेशा लोगों की मदद करते थे। आमतौर पर लोगों में जो पुलिस की छवि होती है, शिवाकांत की छवि उससे उलट थी। सहजता और सरलता, इतना कि खुद ही लोगों से वो बातें करते। कुल मिलाकर वो अपने आप में मस्त थे। परिवार के लोगों को साधारण स्थिति में रखते और स्वयं भगवान शिव की पूजा किया करते थे। एक दिन वो शाम को अपने घर पहुंचे। सामने से नन्ही दिव्या आ गई। दिव्या पिता को देखते ही खुश हो गई। पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। कैसी है मेरी बच्ची? दिव्या के मुंह से मीठी आवाज सुनते ही शिवाकांत की सारी थकान दूर हो गई। पत्नी मनोरमा ने शिवाकांत को पानी दिया। अरे पापा जी को कपड़े तो उतारने दो, पानी पीने दो, थोड़ा आराम करने दो। ठीक है मम्मा। दिव्या शांत होकर पापा के बगल में बैठ गई। पानी पीने के बाद शिवाकांत ने वर्दी उतारी। दिव्या को गोद में लेकर कहा, आज स्कूल में क्या क्या हुआ बेटा? पिताजी, कल हमारे स्कूल में बाल मेला लग रहा है और मुझे भी उसमें स्टॉल लगाना है। मैम ने मुझे पाव भाजी बनाने को कहा है। पापा जी, आप मुझे पाव भाजी बनाना सिखाएंगे ना? अरे बेटा, ये तो आपको अपनी मम्मी से सीखना चाहिए। नहीं, मुझे आपसे ही सीखना है पापा। बड़ी उलझन है। चलो ठीक है, पापा ही सिखाएंगे।
दिव्या का चेहरा खिल उठा। शिवाकांत ने बेटी की खुशी के लिए हाँ तो कर दिया, मगर अब वो सोच में पड़ गया। कहीं मैंने हाँ कह के मूर्खता तो नहीं कर दी? शिवाकांत ने कभी पाव भाजी तो क्या, साधारण भोजन भी नहीं बनाया था, पर आज बेटी की जिद ने मुश्किल में डाल दिया था। शिवाकांत अपनी पत्नी से बात करता है। बच्ची का दिल रखना है। तुम्हें बनाना आता है भाग्यवान? मुझे भी नहीं आता पाव भाजी बनाने, मैंने कभी सीखा ही नहीं है पाव भाजी बनाना। उफ, ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब सारी जिम्मेदारी शिवाकांत के ऊपर थी। शिवाकांत स्नान करके मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने लगा। बाबा, अब लाज आपके हाथ में है। मेरी बेटी की भावनाओं की रक्षा कीजिए। गर्मा गर्म शिवाकांत